चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक सेकंड। चलिए, अब हम स्टार्ट करें आपके साथ AS15 का थर्ड लेक्चर। दो लेक्चर हमारे हो चुके थे, एक में हमने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स डिस्कस करे थे और एक में हमने क्या डिस्कस किया था, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक बार रिवाइज कर देता हूँ और लॉन्ग टर्म भी रिवाइज कर देता हूँ। क्या होता था AS15, ईशा से फटाफट फास्ट बताना। क्या होता था AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जिसमें क्या होता है रिलेशनशिप, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय। और नेचुरल सी बात है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो कैश भी हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, इन काइंड भी हो सकते हैं। तो वो कैश जो होंगे, नेचुरल सी बात है, आपको अलग अलग चीजों के लिए पैसा मिलता था। कौन सा? जैसे फॉर एग्जांपल लीव के लिए पैसा मिल जाता है, बोनस दिया जा रहा है, कोई मेडिकल केयर दिया जाता है, तो ये सारा आप किस में जाता था, शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में मैंने आपके साथ एक और चीज भी डिस्कस की थी, हमने दो चीज मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी, एक तो लीव वाली और एक क्या डिस्कस की थी, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में क्या होता था, जितने एम्प्लॉइज एट द एंड रह जाएंगे उसी को आपने किस पे कंसिडर करना है, उसी को आपने क्या देना है, प्रॉफिट्स देने हैं। और जितना एंड में प्रॉफिट एस्टिमेट होके आएगा वही प्रॉफिट आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एस्टिमेट स्टार्टिंग में 3% ऑफ द प्रॉफिट किया था और निकल के अगर आपका नेट प्रॉफिट 5% आता है तो आप किसको कंसीडर करके चलोगे, 2.5% को कंसिडर करके चलोगे। और लीव के केस में अगर आप अकुमुलेशन होती है, तो अगर आपने वेस्टेड लीव है, कैसी वेस्टेड लीव है ईशा, क्या होती थी वेस्टेड लीव, बताओगे? जिसके बदले आपको क्या मिलता था, कैश। तो उस केस में तो आपको कोई अकाउंटिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो भी मिल रहा है वो आपको पे कर देना। बट अगर वेस्टेड नहीं है, तो राधिका क्या होता था, वेस्टेड अनवेस्टेड है, तो उसमें या तो अकुमुलेशन होती थी, उसमें लीव के बदले लीव मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर, या वो कमुलेटेड होती रहती थी। तो लीव के बदले लीव मिलती थी, तो नेक्स्ट ईयर जब जाती थी लीव, तो उसको क्या करते हैं कि अगर वो पहले अगले साल आपने पहले करंट ईयर की लीव लेनी है और अगर बच जाती है तो वो पिछले ईयर पे है, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगी। मतलब करंट ईयर की अगर कुछ बची है तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी, पर पिछले ईयर वाली नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो लीव का यही कंसेप्ट हम अच्छे ढंग से पढ़ के आए थे। और बता मंजोत, हमने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या पढ़ा था? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या पढ़ा था, क्या क्या लिखवाया था, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स विद इन द 12 मंथ्स पे करने होते हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। और अगर बैलेंस शीट डेट के बाद, अगर 12 मंथ्स के बाद पे करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग। और इसके साथ साथ जो आपके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है और लॉन्ग रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, तो उस केस में, दोनों केस में क्या लगता है, डिस्काउंटिंग लगती है। और अगर वो आपके पास एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान डिस्कस किया था और एक कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान, अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान होगा तो उस केस में वो क्या चला जाएगा, अकाउंटिंग सिंपल हो जाएगी। आपको सिर्फ पैसे पे करने हैं, कोई भी डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। और कल मैंने एग्जांपल लिया था एक बहुत अच्छा डिस्काउंटिंग का, याद आया? क्या करते थे हम डिस्काउंटिंग के लिए, आरती क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते थे, करंट सर्विस कॉस्ट या पहले फाइनल सैलरी? फाइनल सैलरी किसके साथ, ग्रोथ के साथ। ग्रोथ के साथ भी दो कंसेप्ट किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे वंशिका। एक बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ आती है, तो नेचुरल सी बात है, फिर जितने ईयर्स दिए होते थे तो उतने ईयर से क्या कर दिया था, 1 + i उसकी पावर वही बन जाती थी, एन मतलब वही। और अगर बिगिनिंग नहीं है, एंड ऑफ द ईयर आएगी ग्रोथ, अगर 5 ईयर्स है तो राधिका कितने लिए जाएंगे, 4 ईयर्स लिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। फाइनल सैलरी निकलने के बाद हम उसका क्या करते थे, जितने परसेंट हमें लास्ट ऑन सैलरी का क्या मिलना होता था, आपको परसेंटेज मिलना होता था, तो उस सैलरी को हम लास्ट ऑन सैलरी को क्या करते थे, परसेंटेज पकड़ते थे। और उसका फिर उसके बाद क्या करते थे राधिका, उसके बाद उसको जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई, तो फिर टोटल बेनिफिट्स निकल आता था। और अगर टोटल बेनिफिट्स के बाद अंशिका, हम उसको किस में लेके जाते थे, ईयरली बेनिफिट्स, फिर उसको क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे किससे, ईयर से, तो वो क्या आ जाता था, ईयरली बेनिफिट। हम फिर उस ईयरली बेनिफिट्स को क्या निकालते थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यूज। लास्ट वाले की सबसे पहली वैल्यू 1 रख ली जाती थी, फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर से 1 डिवाइडेड बाय 1.10 है तो 10% है तो 10, 12% है तो 12 डिवाइड करते जाते थे, रिवर्स ऑर्डर में चलते थे। पता है ना रिवर्स ऑर्डर क्यों करते थे, क्योंकि लास्ट ईयर वाले को तो ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, तो इसी साल निकाला उसी साल पे करना है। बट जो उससे 1 साल पहले निकाला तो उसका 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा एक तरफ से, तो उसका डिस्काउंटिंग भी कैसा लगेगा, 1 साल का। और अगर 2 साल के बाद उसका यूज हो रहा है तो वो 2 साल का डिस्काउंटिंग, उसी तरीके से वो चलता और रिवर्स ऑर्डर में आता था। तो क्या निकल जाता था मुकुल, वो करंट सर्विस कॉस्ट क्या निकल जाती थी, करंट सर्विस। फिर उसके बाद क्या बनती थी, प्रिपरेशन ऑफ लायबिलिटी शीट्स, उसमें ओपनिंग बैलेंस होता था, करंट सर्विस कॉस्ट चलती रहती थी और इंटरेस्ट लगता था। अगले साल फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर पूरी आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाती थी। तो ये हमने कल दो चीजें पढ़ी थी। ये तो था सिंपल वाला, इस मेथड को हम क्या बोलते थे, प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट मेथड। और एक साथ में क्या पढ़ा था, एक्चुअल गेन या लॉस मेथड। उसका मैंने आपको बुक का क्वेश्चन भी करा दिया था, एक्चुअल गेन लॉस का। और इसके साथ साथ प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट तो चलेगा ही चलेगा कल। और एक चीज मैंने आपको और बोली थी, मैंने आज क्या कराना है, एक तो आपको ये बता के जाना है कि लेवल 1 की एम्प्लॉइज कौन से होते हैं। और ये एएस एंटायरली सब पे एप्लीकेबल होता है लेवल 1 में, बट कुछ एग्जामिशंस दी गई हैं लेवल 2 और 3 को। तो आज मेरे को ध्यान दिला देना, मैंने अभी शायद एएस जो पहले कराए थे उसमें तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 नहीं लिखवाया था, ये लिखवाया था एएस की एप्लीकेबिलिटी।
स्टार्टिंग में देखना, सबसे पहले स्टार्टिंग लिखवाया हो मेरे ख्याल से एएस की एप्लीकेबिलिटी, जहां ईसीएस की नहीं, स्टार्टिंग की एएस की एप्लीकेबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबिलिटी जहां से स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट चैप्टर का लिखवाया था ना, मैंने जरूर लिखवाया हो, फिर भी रिवाइज करा दूंगा। जहां पर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होती है वहां एप्लीकेबिलिटी लेवल 1 में जरूर लिखवाया हो, मुझे याद है स्टार्टिंग में सबसे पहले, इसलिए रिवाइज करा दूंगा, याद आ जाएगा, लिखवाया हुआ है, लिखा हुआ है। और बोरिंग कॉस्ट 10 करोड़ से ज्यादा होती है, और इसके साथ साथ दो 5 पॉइंट्स है वो लेवल 1 के लिए होते हैं, और फिर लेवल 2 और लेवल 3, तो एक बार दोबारा डिस्कस करा दूंगा, तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि अभी इंटेंजिबल एसेट्स भी, सॉरी, हमने इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स भी पढ़ना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी पढ़ना है, तो ये सब चीजें हमें जरूरत पड़ने वाली है, किस पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो एक बार रिवाइज करा। और क्या पढ़ना था हमने, अब 2 मेथड आज हमने डिस्कस करने हैं, कौन कौन से, एक हमने डिस्कस करना है, बताओ भी जल्दी जल्दी, क्या नाम था उसका, बोलो क्या था, पोस्ट सर्विस कॉस्ट मेथड, यही था, और एक था कर्टेलमेंट या सेटलमेंट प्लान मेथड, या कर्टेलमेंट या सेटलमेंट प्लान मेथड। अब सबसे पहले पोस्ट सर्विस कॉस्ट मेथड को समझना और लिखना भी थोड़ा सा, मैं बता दूंगा पूरा का पूरा कैसे लिखना है, इसके बारे में समझ भी लेना। पास्ट सर्विस कॉस्ट मेथड है ना कि पोस्ट। हाँ जी, सबसे पहले एक चीज और, कल हमने एक चीज की थी, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये देखो, रोशन वाला, याद आया सबको, याद आ गया, ठीक है, ध्यान आया, सेम क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में, सैलरी कितनी बन के आई थी इसकी, ग्रोथ के साथ, 10% ग्रोथ के साथ 30 लाख, याद आ गया सबको, यही क्वेश्चन कराया, और इसके लिए 5 इयर्स में पे करने हैं तो 6 लाख चाहिए थे, फिर हमने क्या कर दी थी इसकी डिस्काउंटिंग, यही था ना, 4,41,18 बोल रही थी जब गलती, आपने कितना बताया था, 4,41,000, ये वही वाला क्वेश्चन है, सेम, याद आ गया। अब इसी को किससे समझेंगे, पास सर्विस कॉस्ट, किससे समझेंगे, पास सर्विस कॉस्ट, देखना क्या होती है पास सर्विस कॉस्ट। और मैंने एक और चीज भी भेजी थी पास सर्विस कॉस्ट के लिए, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है पास सर्विस कॉस्ट के लिए, बस ये देख लेना, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, और फिर कर्टेलमेंट का देखिए, आपके पास क्वेश्चन नहीं है हमारी, ईशा जी हमारी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है पास सर्विस कॉस्ट का, बट मैंने आपको कल इसीलिए करा दिया था क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया था स्क्रीनशॉट लेके, अभी लगाता हूँ उस क्वेश्चन को भी, वो क्वेश्चन आईएफआरएस के सिलेबस में डला हुआ है, एक बार मैंने ढूंढा फाइनेंस में जितना मिल सकता था, बट उसमें एक ही बार एक क्वेश्चन डला हुआ है, तो वही क्वेश्चन हम मुकुल अपनी क्लास में कर लेते हैं, क्या पता कभी आ जाए, क्योंकि आईएफआरएस भी है, एएससी सारे क्या बने हुए हैं, ऑलमोस्ट आईएफआरएस बने हुए हैं, तो ये वहां भी आया हुआ है, कोई पता नहीं क्वेश्चन आ जाए, और मेथड ही लिखा हुआ है पास सर्विस कॉस्ट मेथड, या तो बुक में पास सर्विस कॉस्ट ना लिखा होता तो मैं इसका क्वेश्चन ना करा, मेथड 4 होते हैं तो मैं बता के जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, और इजी है समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझो होता क्या पास सर्विस कॉस्ट होती क्या, राधिका जी देखो, यहाँ मेरी सैलरी कितनी थी, जो करंट सैलरी थी 14,90,210, ग्रोथ कितने परसेंट था, 10%, और ग्रोथ के बाद फाइनल सैलरी कितनी निकल के आई थी, तो कल क्वेश्चन किया था सेम वही कर रहा हूँ, कितनी आ गई थी, 30 लाख आ गई थी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, 30 थी, देख लो एक बार कैलकुलेट करके, आ भी रही है कि नहीं, 30 आएगी ना, 30 नहीं 24 आएगी मेरे ख्याल से, देखना, देखो मेरे को याद नहीं क्या, आपने देखा 24, कल किया नहीं था ये क्वेश्चन, तुम इतनी जल्दी भूल जाते हो सब कुछ, कैलकुलेटर उठाओ, 24 लाख आ रही थी मेरे ख्याल से, फटाफट कैलकुलेट करो, इसीलिए करा रहा हूँ ताकि समझाना आसान हो, कल एक उसी क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, 24 लाख आ गई, ठीक है मुकुल, हाँ जी, आपकी, आप ध्यान से समझिए, कल मैंने एक चीज डिस्कस की थी, अगर हमारी डिस्काउंटिंग फैक्टर में सिर्फ फर्क आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअल गेन या लॉस होता है, किसकी वजह से फर्क आ रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, बट अब डिस्काउंटिंग फैक्टर की वजह से फर्क नहीं आ रहा, मैंने क्या कहा था, सर्विस कॉस्ट बढ़ गई, पास सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है, फाइनल सैलरी इतनी दे दी है, अब इसके हम क्या निकालते थे, टोटल बेनिफिट्स,
कितने परसेंट लेते थे इसका? 25%। और कितने ईयर्स के लिए सर्विस है? अब 24 लाख उसका, और इसको 5 करके देख लो कितना आता है। मेरे ख्याल से 30 लाख आया समझ में सभी को? ठीक है। बट अब अगर ये टोटल बेनिफिट्स चेंज हो जाए, क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाए। मुकुल 24 लाख का 25% करने की बजाय हमें कितना करना पड़ जाए? 30, 35, 40 कुछ भी हो सकता है। और साथ में ईयर्स मल्टीप्लाई करके अब कितने लाख आ रहे हैं आपके पास मेरे ख्याल से? देखो 36 लाख। तो बदल गई कॉस्ट। अब जब ये बदलेगी तो इसकी वजह से आपके क्या बदलेंगे? करंट सर्विस कॉस्ट भी बदलेगी। सेम क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एग्जांपल लेके। 2 साल इसी से लेके चलता हूँ, तीसरे साल से इसको वाली कॉस्ट को बनाता हूँ। नई लाइबिलिटी शीट बनेगी, जैसे कल बताया था एक्चुरियल गेन या लॉस। उसमें क्या हो रहा था? एक्चुरियल गेन या लॉस किसकी वजह से हो रहा था? डिस्काउंटिंग की वजह से, एक्चुअली की वजह से जो हो रहा है। एक्चुअली ने जो आपका एस्टिमेट दिया 10% का, वो एक्चुअली कह रहे नहीं 10% की जगह मेरा 10.25% रेट हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, कुछ भी हो सकता है, उसमें गेन भी हो सकता है। इसीलिए उसका नाम क्या था? अंशिका ध्यान से, एक्चुरियल गेन या लॉस था। गेन या लॉस का मतलब ईशा उसमें गेन भी हो सकता था और लॉस भी, क्योंकि इंटरेस्ट है। बट मैंने यहाँ ये नहीं बोला कि यहाँ पास सर्विस कॉस्ट बोली है, बेनिफिट्स नहीं बोले। तो आरती इसमें बढ़ने के चांसेस ही हैं, इसमें घटने के चांसेस नहीं है। राधिका मैंने किसी को 25% कह रखा था, मैं उसे 22 भी देने की कोशिश करूंगा ना, लेगा नहीं, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट में लिखा है। ये मेरे किस में लिखा है? एग्रीमेंट में लिखा है। बट मुकुल अगर 25 कह रखा है और 30 देना पड़ सकता है, क्योंकि ये समय की डिमांड है, कुछ पता नहीं लगता वो तो। इसीलिए इसका मेथड का नाम क्या कहलाया? इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब समझ में आया मेथड? अब इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ और पूरा मेथड भी समझा देता हूँ। ठीक, पहले डेफिनेशन ही लिख लो हल्की से, फिर समझा देता हूँ। इसी से क्वेश्चन करा दूंगा, यही क्वेश्चन करा दूंगा, फिर एक और कराऊंगा। Change in the present value of defined benefit obligation for employee services prior period resulting in the current period from the, क्या इंट्रोडक्शन होगी मुकुल? इंट्रोडक्शन ऑफ और चेंजेस टू पोस्ट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। क्या बदल गया आपके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स? आपने सीधा सीधा इसमें, मैंने एक्चुअल का नाम ही नहीं लिया, मैंने डिस्काउंट फैक्टर का कोई नाम नहीं लिखा। याद रखना ये डिस्काउंट फैक्टर का बिना होता है। ये सिर्फ क्या है? पोस्ट सर्विस रिकॉर्ड, मतलब आपकी फाइनल सैलरी का 25% मिलने की जगह आपको 30 मिल सकता है, 40 मिल सकता है, तो उसको बोलेंगे। ये इंटरेस्ट फैक्टर बदला है, उसको नहीं बोल सकते। उसको क्या बोलेंगे आरती? सिर्फ हम एक्चुरियल गेन या लॉस। हमेशा क्या लिखा जाएगा? गेन के साथ लॉस, या तो गेन होगा या लॉस होगा। बट ये ऑलवेज क्या होगा? कॉस्ट ही होगी, क्योंकि कोई इंप्लॉई ऐसा समझदार नहीं होता कि 25% की गएगा, मुझे कितना दे दो, 22%। ऐसा कोई भी होगा नहीं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ और चेंजेस ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ही लिखा है, देखो कहीं नहीं लिखा कॉस्ट बढ़ी या कुछ बढ़ा। क्या लिखा है? बेनिफिट्स। ठीक, अब देखो करके दिखाता हूँ। 30 लाख के हिसाब से क्वेश्चन करे थे हमने कल। अब टोटल बेनिफिट्स ईयरली देखो, ये तो अभी हटा देता हूँ, ये 2 साल बाद की सिचुएशन डाल
अब ईयरली बेनिफिट कितना आ रहा था, इसलिए इसी क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ पूरा। और मैं जो बुक में आपको मैंने कल आईफारएस की बुक से उठाया क्वेश्चन, वो भी आपको मैंने एक्सेल शीट में भेजा था, तो वो भी इसीलिए वो भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा। दोनों क्वेश्चन रिलेटेड भी है, क्योंकि उसका एक पार्ट हमारी बुक में भी दिया हुआ और आईसीआई ने अपनी बुक में भी दिया हुआ है, मतलब आधा अधूरा पार्ट उसका वहां यूज किया हुआ है। तो अगर मैं पूरा समझा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये AS15 तुम आज पढ़ लोगे तो मेरे को लगता है तुम्हें फाइनल तक दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो तुमने यहाँ पढ़ लिया वो पढ़ लिया। हाँ, अगर अभी एक छोटा सा एक्सेप्ट तैयार करके चले जाओगे तो फिर आधी बातें आती होंगी और आधी बातें। अब तुम्हें रियलिटी पता है इसकी। अब 30 लाख को कितने से डिवाइड करूंगा, ईयरली बेनिफिट्स कितने हो गए। तो पहले तो करंट सर्विस कॉस्ट निकल जाएगी, तो कैलकुलेशन ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट। तब तक डिस्काउंट फैक्टर निकालने की और मल्टीप्लीकेशन करने की तैयारी करो, मुझे बता रहा हूँ थोड़ा। यहाँ 10% डिस्काउंट फैक्टर था इसमें, देखो क्वेश्चन। हाँ, 10% था और 5 ईयर तक था। अब ये वाला पॉइंट मत पढ़ना, क्योंकि ये तो एक्चुअल गेन लॉस आ जाएगा ना, इस क्वेश्चन के लिए काट दिया मैंने। यहाँ मैं एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि 2 ईयर्स आफ्टर क्या हुआ। आपने अब 25% कितने कर दिए, 30%। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका बन गया, फास्ट सर्विस कॉस्ट। किसका बन गया, फास्ट सर्विस कॉस्ट। अब देखो इसको कितना, यही है, करो मल्टीप्लाई, कितना आता है बताओ ऊपर वाली सबसे पहले। हाँ जी, 4,14,000 आएगी मेरे ख्याल से। मैंने फिर डिस्काउंट गलत लिखा हुआ, 1 2 3 4 इनटू 6 लाख, 404409 ये आएगी ना। ये आ गई। ठीक है जी, नाना सर, है ना। अब अब इसी की क्या बनेगी, बिल्कुल इसी की क्या बनेगी, प्रिपरेशन ऑफ लायबिलिटी वाली। बट मैंने कल एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर दी थी, मतलब नई चीज बोल दी थी, तो मैं हमेशा से क्या करना था, तो आसान तरीका ये पकड़ना, पहले 2 साल की बना लेना, फिर जैसा चेंज होगा फिर दोबारा 5 साल की पूरी, बस। और ताकि जो, और एंट्री करते वक्त जो उनका डिफरेंस बनता होगा वो एंट्री करके दिखा देना, क्योंकि नहीं तो फिर बीच में तुम्हें एंट्री करनी दिक्कत होगी एक्चुअल गेन और लॉस में। ठीक, और इसमें भी यही करना। अब इसमें भी कैसे रिकॉग्नाइज होगा वो भी देखते हैं, बनाओ। यहाँ ईयर 1, यहाँ ईयर 2, 2 साल के बाद चेंज होगा। यहाँ ओपनिंग, यहाँ करंट सर्विस कॉस्ट, और फिर क्या लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग था ही नहीं, करंट सर्विस कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट भी नहीं था, यही क्या बन गया। ठीक है जी, यहाँ तक। अब इस साल की करंट सर्विस कॉस्ट कितनी है देखो, इसके ऊपर 10% निकालेंगे तो नहीं, ये आ गई।
अब यही रोकते हैं क्वेश्चन को, दोबारा फिर यूज करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ट्रीटमेंट सेम है, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। आप दोबारा से क्या निकालेंगे? टोटल बेनिफिट, रिवाइज्ड टोटल बेनिफिट्स लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं ना? रिवाइज टोटल बेनिफिट्स, कितनी टोटल बेनिफिट्स आनी, सैलरी कितनी बनी थी? 24 लाख। उसका कितने परसेंट देना है? 30%। कितने लिया साफ कर, कितना आ गया? आप ईयरली बेनिफिट्स 36 लाख डिवाइड बाय 7.2 लाख। चले, यहाँ तक क्लियर? अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, मेरे मन में आया, मैंने पूछ लिया बुक में। अगर ये ईयर्स ही बढ़ जाए तो पोस्ट सर्विस की कॉस्ट में जाएगा या एक्चुअल में जाएगा? और कर्टेलमेंट तो मैंने कराया नहीं, बढ़ जाए बोल रहा हूँ, कम हो जाएगी इसलिए। यस, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुकुल, हरियाणा गवर्नमेंट की रिटायरमेंट एज है 58, और गवर्नमेंट कहते हैं 58 की जगह कितनी हो जाएगी? 60। तो 2 साल एक्स्ट्रा सैलरी और बढ़ेगी, तो फिर दोबारा से सैलरी भी कैलकुलेट होगी ग्रोथ के साथ, और बेनिफिट्स भी। हाँ जी, क्या? कैसे लॉस हो जाएगी? जब 2 साल सैलरी बढ़ जाएगी तो सैलरी की फिगर बढ़ जाएगी, 24 लाख में 2%, 2 साल का क्या लग जाएगा? ग्रोथ। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। बस फिर जिस ईयर से वो बदलाव होगा, आगे के सारे ईयर चेंज होके चलेंगे, पीछे वाले के जो कॉस्ट बनती होगी वो आपसे और डाल दी जाएगी। वो क्या कर दी जाएगी? और डलेगी, क्योंकि ऑब्वियस से सर्विस बढ़ गई तो नेचुरल सी बात है आपकी कॉस्ट भी क्या हो गई? आया समझ में? जान के पूछा है मैंने, सही बता रहा हूँ, मैंने भी किसी बुक में अभी तक क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ पढ़ा नहीं है, बट वो कवर्ड इसी में होगा, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि वो किसी और में कवर्ड नहीं है। बट अब कम हो जाए, नहीं, तो एक्चुअल में भी नहीं आएगा, तो अब बढ़ाऊंगा कर्टेल, कर्टेलमेंट या सेटलमेंट। वो सिर्फ किस केस में है? कम हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्टेल। टाइम चेंज किसमें? अगर कम हो जाए, इसीलिए अपनी बात को पूरा कर, क्या हो जाए? कम हो जाए किसकी वजह से? फॉर एग्जाम्पल कंपनी चल रही है, 30 साल बाद जॉब देने थे पैसे, पर 30 साल की जगह 20 साल बाद ही देने पड़ गए। तो अब समझ में आई दोनों बातों में क्या है डिफरेंस है? बढ़ जाए, सर्विस ही बढ़ा दी गई, 58 की जगह कितनी कर दी गई? तभी इसकी डेफिनेशन पढ़ो ना ध्यान से, क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन और चेंजेस पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ा दिए गए, बेनिफिट्स की बात करिए, कॉस्ट की बात नहीं करिए। ध्यान से इसको प्लीज अंडरस्टैंड करना इस बात को, ठीक? दोनों बातों को मैं क्लियर करके जा रहा हूँ। अच्छा ही है ऐसा, बहुत मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। इंट्रोडक्शन जरूर है नहीं, बट अच्छी है तुम्हारी। अब पढ़ो, अब निकालते हैं, क्या निकालना था? करंट सर्विस कॉस्ट। कितनी आएगी? अब दिख रही है कॉस्ट बढ़ेगी सब कुछ। ठीक है जी, नाटक जीरो फालतू बात सर। ठीक है जी। अब यहाँ कितनी आएगी? अब कैलकुलेट करो।
ठीक, चलिए रोटेशन ऑफ लायबिलिटी शीट। ओके, दूसरी कट ली। ठीक है बच्चे, पहले डाल इसमें इंटरेस्ट। तुम भी करो, बैठ के करो। आलस की दुकान है, बैठ के करो भाई। मेरे से गलती भी हो सकती है, ह्यूमन एरर है भाई। पहले बैठे राधिका जी, कैलकुलेटर कहाँ है, बेच दिया। एक तो कईयों को तो ना बस ये भी डर लग रहा होता है कि भाई पता नहीं इतनी सारी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, गलती से गलत होगी तो। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेना। आ गया। अब 2 साल के बाद कितना बैलेंस चाहिए? 10,81,000। बट हमारे पास था कितना अभी तक? 9,01,380। अब कितना बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करते हैं? क्या एंट्री पास ऑन करोगे इसको? जनरल एंट्री लिख लो, व्हेन बेनिफिट्स आर वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या है? जो हमने क्या कर लिए गए हैं, एस्टिमेट लगा लिया हमने। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? रिकॉग्नाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली। अब ये वेस्टेड वाली बात समझना। वंशिका, गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है? सच्चाई बताइए। क्या दिया जाए कि 25% दे रहे हैं रिटायरमेंट में। एम्प्लॉइज कहेंगे जो हमें तो 50 चाहिए। सरकार कहेगी मैं 30 देने के लिए तैयार हूँ, जितने वेस्ट करना चाहते हो वेस्टेड कर लो, जिसने नहीं करना मत करो। राधिका आधे कर लेंगे, आधे कहेंगे हम नहीं करते, मरते दम तक नहीं करेंगे, हम तो हड़ताल में बैठे हैं। राइट और रॉन्ग? अब जिन्होंने वेस्ट कर लिया तो नेचुरल सी बात है, उसका खर्चा तो हम बना के किस में डालना शुरू कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या है, व्हेन बेनिफिट्स आर वेस्टेड।
वेस्टेड आ गया तो हम उसको सीधा खर्चा जितना बना है, जो एक्सेस बना है पिछले 2 साल का, जो भी हमारा कॉस्ट बन चुकी है, उसको क्या कर देंगे, डाल देंगे। क्या एंट्री करेंगे तो इमीडिएटली आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस किसकी वजह से, पास्ट सर्विस कॉस्ट जो भी पड़े, आपने बैलेंस चला दिया। बट अब एक नया और चांस आता है, आधे एम्प्लॉयज कहेंगे हम वेस्टेड करते हैं, आधे कहेंगे हम वेस्टेड नहीं करते, कॉस्ट तो पूरे की निकलेगी। अब इसका भी फिर दो पोर्शन हो जाएंगे 180 वाले के भी, जो वेस्टेड कर लेंगे उसको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देंगे, रिकॉग्नाइज, और जो नहीं वेस्टेड करेंगे तो फिर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में अपना खर्चा मान नहीं सकते, फिर उसको ईयर में डिवाइड कर दिया जाएगा, वो धीरे 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 रिकॉग्नाइज होता है, जब तक वो मानने में आएंगे, जब तक वो कहानी बनती है। तो लिख सकते हो, तो अब व्हेन बेनिफिट्स आर नॉट वेस्टेड, ये भी एक कंडीशन बना लो ना। तो फिर कैसे रिकॉग्नाइज होंगे, रिकॉग्नाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, किस बेसिस पे होंगे, ओवर एवरेज पीरियड ऑफ वेस्टिंग, जितने टाइम पीरियड बचा है वेस्टिंग, जितने में वो वेस्ट कर सकते हैं। मान लो अभी 3 साल बचे हैं, और तो 3 साल में तो करना ही पड़ेगा वेस्ट, नहीं तो अपने आप नहीं रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है अंशिका जी, जितना ओवर पीरियड ऑफ वेस्टिंग कितना बचा है, देखो कैसे समझना, यहाँ से समझाता हूँ पूरे प्रॉब्लम, यहाँ से समझ इस चीज को, छांट के लाते इसीलिए क्वेश्चन, मैं कहता तुम्हें समझ में आ जाए, तुम कुछ और ना समझ जाओ। आंसर दिख रहा है, ठीक, काफी हद तक तो दिख ही रहा होगा, मैं पढ़ कर बताता हूँ। रिटायरमेंट देनी थी कितनी, 1% ऑफ द फाइनल सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर सर्विस, ठीक। एम्प्लॉय बेनिफिट्स कितने साल तक मिलेगा, सर्विस का कितना भी देना था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 10 ईयर्स। उसके बाद मैनेजमेंट एग्री करती है कि इंक्रीज कर देती है बेनिफिट कितने से, 2% से, 1 से कितने पे आगे, 2% पे। एट प्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स फ्रॉम फर्स्ट 2005, और ये सर्विस स्टार्ट कब से हुई, 2005, मतलब यहाँ ये सर्विस कब से स्टार्ट हुई होगी, 1 जनवरी 2000 से, और 1 जनवरी 2005 को पता लगा कि हमने अब कितने परसेंट कर दिए, 2%, यहाँ कितनी थी 1%, और कब तक के लिए, एट 2010 तक, और तब पता लगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एडिशनल बेनिफिट फॉर द ऑब्लिगेशन इज कितनी, 4,70,000 यूरो, कितनी है, 4,70,000 यूरो, ये हम निकाल के दे रखी है, मतलब एक तरफ से ये 18276 क्या कर रखी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल का मतलब है कितना और खर्चा एक्स्ट्रा लग सकता है, वो सारा ये एडिशनल बेनिफिट ही आ गया ना, तो क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एडिशनल बेनिफिट, लिख लो इसको, याद रह जाएगा, क्योंकि जो हमने पैसा निकाला उसको क्या कहेंगे, एडिशनल बेनिफिट्स ही निकाला। तो अगर उस केस में उसको वेस्टिंग करना है, क्या करना है उसको, वेस्टिंग करना है, अगर वो ले लेते हैं, एग्री करते हैं, तो हम सारा किस में रिकॉग्नाइज कर देते हैं, 2005 में सारा रिकॉग्नाइज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बट अब यहाँ कंडीशन ही आई, देखो पढ़ो, कहता है एम्प्लॉइज मोर देन 10 ईयर सर्विस काम करने के लिए कितने तैयार हुए, जिन्होंने कितने यूरोस के पैसे बने उनके एडिशनल बेनिफिट्स के, 2 लाख के, और जिसके जो एम्प्लॉइज लेस देन काम करने के लिए तैयार हुए, जो कहते हैं हम वेस्टिंग नहीं करते, फॉर एवरेज पीरियड ऑफ इज इक्वल टू कितना वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए, 6, क्योंकि कंडीशंस होती है वेस्टिंग की भी अलग अलग, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ, तो उस केस में कितने, 2,70,000, तो इसके दो केस हो गए, एक वेस्टिंग वाला एक नॉन वेस्टिंग वाला। तो मैंने क्या कहा था, वेस्टिंग वाले को तो सीधा किस में ले जाना, जो ऑलरेडी वेस्टेड है उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये 2 लाख तो किसमें चले गए, प्रॉफिट एंड लॉस, समझ में आया अच्छे ढंग से सब। अब बचे 270, और कितना कह रहे हैं एवरेज पीरियड, कितना बचा अभी, 6, तो 6 के हिसाब से मैंने क्या कहा था, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल क्या बनाते जाएंगे, खर्चा। तो अब 270 का 6 से डिवाइड किया तो हर साल खर्चा कितना बनेगा तब तक, 45, कितना बनेगा, और जो अनरिकॉग्नाइज है इस 270 में से ये 45 जो नहीं गया अभी तक,
वो क्या बनता जाएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, उसको क्या बताते जाएंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। और ये जो बनी 47 और 2 लाख, ये क्या बन जाएगी, ये कहाँ चली जाएगी। अब समझ में आया पूरा पूरा किस्सा, कि वेस्टिंग को अलग करते चले जाना और अनवेस्टिंग को अलग। क्लियर। बाकी वेस्टिंग अनवेस्टिंग बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें एक्सरसाइज करने का, पता नहीं कितना पढ़ा सकता हूँ, कोई फायदा नहीं है, बट इतना बताना चाहिए क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट हमारे कर्टेलमेंट में भी काम आएगी। तो फिर तुम पूछोगे सर ये अनरिकॉग्नाइज का मतलब क्या? अब समझ में, अनरिकॉग्नाइज का मतलब क्या, जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई, जितनी प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगी उसे तो क्या कहेंगे, रिकॉग्नाइज, और जो नहीं गई उसे क्या कहेंगे, अनरिकॉग्नाइज। अब बात समझ में आई। और अब समझ में आ गया अच्छी तरह से किसे बोलते हैं पास सर्विस कॉस्ट, अच्छी तरह से कैसे निकलता है एडिशनल बेनिफिट, वो भी मैंने निकाल के दिखा दिया, मतलब पूरा बुद्धि खोल के रखती तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हें ये मन में डाउट ना रहे कि पास सर्विस कॉस्ट का पे क्वेश्चन नहीं किया। और किसकी वजह से होगा मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि दो किस्से हो सकते हैं इसमें, एक तो क्या बढ़ सकता है एडिशनल बेनिफिट्स का, आरती क्या बढ़ सकता है, 10% है तो 25 मांग के खड़े हो जाएंगे, 25 है तो 40 मांग के खड़े हो जाएंगे। और दूसरा भी हो सकता है, कह देंगे रिटायरमेंट एज ही बढ़ा दो, 58 से कितनी कर दो, 60। नहीं तो क्या कहेंगे रिटायरमेंट एज ही आगे ले जाओ, क्योंकि 58 में रिटायर्ड होंगे तो नेचुरल सी बात है बेनिफिट्स भी क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, एज बढ़ेगी तो बेनिफिट्स भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा। मतलब सीधा सीधा जो बेनिफिट्स कब मिल रहे हो, रिटायरमेंट के एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एडिशनल बेनिफिट, वो किस में जाएगा सारा, पास सर्विस कॉस्ट, सारा किस में जाएगा, पास सर्विस कॉस्ट। और जो इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से जो होगा वो सिर्फ किस में जाएगा, एक्चुरियल गेन या लॉस, और सिंपल कैलकुलेट हो रहा है तो वो क्या है, प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट मेथड। ठीक, क्लियर, चलें आगे। अब बात आती है कर्टेलमेंट, अब किसकी बात आती है, कर्टेल। अच्छी तरह से समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? दिमाग में क्लियर हो गया अच्छी तरह से, पक्का, चलें। अब आ जाओ, निकाल कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट या सेटलमेंट प्लान लिख लेना, उसको हेडिंग बना लेना, कर्टेलमेंट या सेटलमेंट प्लान। बुक से ही लिखवा रहा हूँ तुम्हारी, हमारी बुक में भी ठीक लिखा हुआ है, मतलब फालतू वाला नहीं है। बता भी देता हूँ, अगर वहीं से नोट करना तो वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो कहते हो तो ये देखो, पास सर्विस कॉस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है 51, कहता है पास सर्विस कॉस्ट इज अ चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन फॉर द प्रायर पीरियड्स और रिजल्टिंग इन द करंट पीरियड फॉर द इंट्रोडक्शन और चेंजेस टू द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। क्या मैंने ये डेफिनेशन सही लिखवाई है, ठीक। अब इसमें लिखा हुआ नेचर क्या होती है, आइदर पॉजिटिव, या इंट्रोड्यूस्ड होगी बेनिफिट्स या रिमूव्ड होंगे, बट रिमूव्ड का केस बच्चों मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कम करवाने के लिए तैयार नहीं होगा, मैं मान ही नहीं सकता इसको रिमूव, इसीलिए इसको कॉस्ट मेथड का है, क्योंकि रिमूव्ड का केस मिलना 90% बहुत कम है। किसी को कहा 25% तो वो 10% बेनिफिट पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट लिख रखा है यस में तो चलने दो। पास सर्विस कॉस्ट enterprises introduce a definite plan and changes in the benefit payable for the existing plan. Such changes are in return of employees until the benefit are vested. Such past is recognized over the period regardless the service in the previous record. और जो रह जाएंगे उसको हम क्या लेके जाएंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड। अब एक्सक्लूजन में क्या लिया हुआ है, और एक्सक्लूजन में इसमें एक्चुरियल्स को नहीं लिया जाएगा, देखो नीचे लिखा हुआ है, ना ही बिकॉज ऑफ एक्चुरियल एग्जम्पशन लिया जाएगा, ना एक्चुरियल लॉस लिया जाएगा, तो ये सबको छोड़ दिया गया और कर्टेलमेंट को भी छोड़ दिया गया, तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं मैंने आपको समझा दिया, अमोर्टाइजेशन का तरीका और नेगेटिव पास सर्विस कॉस्ट, ये हमने पूरा पढ़ लिया, मतलब ये तीनों क्वेश्चन हमने पूरे पढ़ लिए, हम अपने तरीके से इसको पूरा कर गए, 51 52 50 मिल गया सबको, हाँ जी, क्लियर। क्वालिफाइंग एसेट और प्लान्ड एसेट ये मैंने कल बताया, क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी इस चीज को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, अब आ जाओ कर्टेलमेंट बेनिफिट्स। कर्टेलमेंट बेनिफिट्स वाला क्वेश्चन है 60, 60 ठीक है, तो लिख लो थोड़ा सा साथ में, याद रहेगा।
इधर दो केसेस बनते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्यूट रेगुलेटर टू मेक material reduction in the number of employees covered by or amongst the terms of defined benefit plan such that material limit of future current employees will no longer be budget for benefits or will qualify only for reduced benefits. सिर्फ इतना ही लिखना। ठीक। हाँ, राधिका दो चीजें हैं इसमें, एक कर्टेलमेंट एक सेटलमेंट, और दो वर्ड और है वो नहीं करा रहा, रिस्ट्रक्चरिंग और इंश्योरेंस पॉलिसी, पर सारी चीजें अलग अलग है। और कर्टेनमेंट वर्सेस सेटलमेंट अलग अलग है, वो बताता हूँ। सेटलमेंट भी बताता हूँ और कर्टेलमेंट और सेटलमेंट भी बताता हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करने वाले। ठीक है, बता सारों दूंगा फिर भी। अब है क्या कर्टेलमेंट? कर्टेलमेंट में क्या होता है कि जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जितनी भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन रही है, मान लो मैंने 25 साल बाद अपने एम्प्लॉयज को पैसा देना है और वो मैंने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बना रहे। अब क्या हुआ, कोई सेट्यूट या रेगुलेटर ने कहा कि ये इसकी मेन एम्प्लॉयज जितने आपने रखे हुए या तो आप इसको रिड्यूस कर दो। तो जब रिड्यूस करूंगा राधिका, तो कुछ एम्प्लॉयज को मुझे क्या करना पड़ेगा, जाने के लिए बोलना पड़ेगा। जाने के लिए बोलूंगा तो मेरा सेटलमेंट प्रोसीजर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। या मेरी खुद की हालत ऐसी नहीं है कि मैं उन एम्प्लॉयज को अफोर्ड कर सकता हूँ 30 साल तक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक नाम है बीएसएनएल, बहुत बड़ा नाम है। क्या था, कंपनी थी, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि बीएसएनएल अब हम प्राइवेट हाथों में दें, तो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज ने हड़ताल कर दी। तो राधिका फिर प्रॉब्लम आई गवर्नमेंट के लिए, बीएसएनएल को खत्म करना इतना आसान नहीं था। फिर कह दिया गया चलो ऐसा करते हैं, एम्प्लॉयज को कम कर देते हैं, एम्प्लॉयज को, जिसको एम्प्लॉयज को जाना है वो वीआरएस ले लो, वीआरएस भी लेते लो। फिर कहा कि चलो ऐसा करो, अपने बेनिफिट्स ही ले लो, जॉब कंटिन्यू करते रहो बट बेनिफिट्स ही ले लो। एटलीस्ट जो बाद में रिटायरमेंट पे पैसा लेना है, या जो तुम है, तुम कुछ आदमी क्या लेते रहो, कर्टेलमेंट या सेटलमेंट करो, और तुम जो ले सकते हो निकल जाओ। फिर तुम्हारे को अच्छा लगेगा तो तुम जॉब छोड़ देना, नहीं तो तुम नहीं, ऐसा लगेगा तो मत छोड़ना।
तो मतलब कई तरह की चीजें डाली जाती हैं। मुकुल, सिचुएशन ये दे दी जाती है कि एक बार के लिए माइंड में ये सेटअप बनाया जाता है कि आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेनिफिट्स को रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो उसको बोलते हैं क्या? कर्टेल। क्या बोलेंगे? कर्टेलमेंट। या द एंड ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट्स सच एज ए मटेरियल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूचर सर्विस बाय द करंट एम्प्लॉयज विल नॉट क्वालिफाई फॉर द बेनिफिट्स। मतलब जो आपके पास लग रहा है, जो फ्यूचर सर्विसेज जो बना पा रहे हो, वो एंड ऑफ द एम्प्लॉयज आप आगे इनको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो? कर्टेलमेंट कर सकते हो। बट कर्टेलमेंट और सेटलमेंट में क्या फर्क है? देखो, सेटलमेंट क्या है? जो आप उसके साथ डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो बनाया हुआ था, उसके साथ कितने पे उसके साथ क्या करोगे? एग्री करोगे, तो वो सेटलमेंट है। कर्टेलमेंट क्या है? जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट, जहां से ये प्रोसेस क्या हुई? स्टार्ट हुई, तो वो कर्टेल। दोनों में डिफरेंस क्या? वो दोनों को लिखता हूं। कहते हैं सेटलमेंट अकर्स टुगेदर विद द कर्टेलमेंट। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, वैसे लिखवाऊंगा। मिल गई? मिल गई सर? सेटलमेंट अक्कर ही तब होगी जब कर्टेलमेंट होगा, पर कर्टेलमेंट के बिना सेटलमेंट अक्कर मुकुर नहीं हो सकती। पेज नंबर 14.24 पे हमारे बुक में कि कर्टेलमेंट ही सबसे पहला स्टेप है। मेरे को लगा आरती मैंने इंप्लॉइज घटाने ही हैं अब किसी भी तरीके, या तो इनके बेनिफिट्स घटाऊंगा, मेरी कंपनी लॉसेस में आगे कई साल तक मैं इसको ले जा नहीं सकता, या इसको बेनिफिट्स दूंगा, कुछ भी करूंगा, या इनके आगे फ्यूचर फर्दर बेनिफिट्स नहीं ले सकता मैं। तो जैसे मैंने आपको बीएसएनएल का केस बताया, ये रियल केस है बीएसएनएल का। गवर्नमेंट मजबूर हो चुकी थी क्योंकि बीएसएनएल चलता नहीं था, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? कर्टेलमेंट ही किया वहां पर। पहले वीआरएस दी, लोगों ने वीआरएस में नहीं माना कि भाई हम नहीं जाते भाई इंप्लॉइज, हमें क्या फायदा वीआरएस लेने का। कहते कर्टेलमेंट ले लो, आपका जो फ्यूचर फर्दर बेनिफिट्स हैं हम इसको आगे लॉन्गर कंटिन्यू करेंगे, जितना हमारे पास फंड्स पड़ा हम उसका ज्यादा दे देंगे आपको थोड़ा। सेटलमेंट प्रोसीजर में वो जो भी सेटल हुआ होगा गवर्नमेंट के बीच में, तो वो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। भाई हम आपको डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान के अगेंस्ट में जो देंगे वो सेटलमेंट, वो क्या होगा? सेटलमेंट। बट हाउ द टर्मिनेशन ऑफ प्लान इज नॉट ए कर्टेलमेंट और सेटलमेंट। देखो, ये भी अंडरलाइन कर लेना है, समझ आ? ये प्रोसेस एक अलग है। मतलब ये प्रोसेस ये नहीं है टर्मिनेशन ऑफ प्लान, प्लान को बंद करना टर्मिनेशन है, वीआरएस टर्मिनेशन है। मैंने क्या कहा आपको? गवर्नमेंट ने दो ऑप्शंस दिए होंगे, मैं नहीं जानता, गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया था उसमें, मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बीएसएनएल में एम्प्लॉइज को कहा गया आप वीआरएस ले लो, वीआरएस लेते तो ईशा सैलरी भी गई और बंदा रिटायर्ड हो गया। और उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन दिया, आप वीआरएस मत लो, कर्टेलमेंट सेटलमेंट करके आपके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है ना, जो हमने देने हैं आपको, वो ले लो, जॉब चलती रहेगी। जॉब क्या रहेगी? चलती रहेगी। मुकुल, इससे उनके दिमाग में क्या आएगा? अब जो पैसा ले लिया उसने, उसके बाद फर्दर एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिल गए, अपने आप ही जॉब कभी ना कभी तो क्या कर देगा? कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर लेगा कुछ और। मतलब इट्स नॉट अ टर्मिनेशन ऑफ प्लान, इट्स नॉट अ टर्मिनेशन ऑफ प्लान। मुझे लगा कि अगर मैं 50 लाख देना था तो मैंने उनको कहा कि हम 30 लाख दे देंगे, आपकी सैलरी अभी इंक्रीज कर देते हैं, कुछ मतलब कुछ भी करके किसी ना किसी तरीके से उनको बेनिफिट क्या किए गए? पसंद किए। छुट्टियां एक्सेस कर दी गई, कुछ को कह दिया गया अभी हाफ डे ले लो। मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता इसमें कुछ भी हो सकता है। आरती समझ में आ रहा है? कह दिया जाए कि 5 डेज वर्किंग कर देते हैं, 2 दिन आपके क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं। या आप 3 डेज वर्किंग ले लो, 3 डेज आप क्या ले लो? अपना वर्किंग, मतलब बहुत कुछ हो सकता है सेटिंग। इस कंसेप्ट को ये नहीं लिखा जा सकती कि कर्टेलमेंट का मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्लान। इफ प्लान इज रिप्लेस्ड बाय न्यू प्लान दैट ऑफर्स इज सब्सटेंस, मतलब न्यू प्लान से क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है। कहते हैं पहले प्लान में बहुत सारी कमियां थी या बहुत सारे खर्चे हैं हमारे पास, आगे फर्दर इतने बेनिफिट्स हम दे नहीं पाएंगे, तो हम आपके साथ कर्टेलमेंट, या फिर स्टैट्यूट आ जाए ऐसा कुछ, तो ऐसा हो सकता है। रेगुलेटरी बॉडी ने कह दिया तो भी कर्टेलमेंट, तो भी क्या होता है? कर्टेलमेंट। जैसे गवर्नमेंट कहती है, बीएसएनएल के केस में किसने कहा था? गवर्नमेंट, आईटी मिनिस्टर ने आके कहा। तो अब क्लियर हो गया सेटलमेंट और कर्टेलमेंट। अभी करके दिखाता हूँ, 62 और 63 तीनों क्वेश्चन करा, क्योंकि इसका क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी है, सेम यही क्वेश्चन है। लिख लो सेटलमेंट को, लिख लो सेटलमेंट। सेटलमेंट अकर्स व्हेन एंटरप्राइजेस enters into a transaction
that eliminates all further obligation for part or all of the benefits। राधिका समझ में, मैं सारे बेनिफिट्स भी विड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकता हूँ पार्ट, बट मैंने ये कहीं नहीं बोला टर्मिनेशन ऑफ क्या है प्लान या रिटायरमेंट एज। इट्स नॉट अ रिटायरमेंट। ये चीज क्या है, मैं अपने साथ डिस्कस करके उनके साथ जैसे भी बनेगा बना लूं। अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान, फॉर एग्जाम्पल लिखवाता हूँ सेटलमेंट। तो राधिका एक क्वेश्चन आया, क्या कर्टेलमेंट सेटलमेंट के बिना हो सकती है? कर्टेलमेंट सेटलमेंट के बिना नहीं हो सकती। और खाली सेटलमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। सेटलमेंट भी किसके साथ होगी, मतलब ये वर्ड साथ होगी, पर है दोनों अलग अलग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए लमसम कैश पेमेंट is to be made, is made to or on behalf of plan participants, plan participants are in exchange to their right, for their right to receive specified post employment। जिसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बीएसएनएल वालों को जिनको नॉलेज होगी उनको कहाँ कह दिया गया होगा आप कहाँ जॉब ले सकते हो, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, आप अपने यहाँ ले लो, बीएसएनएल से क्या ले लो, ट्रांसफर ले लो, जिस एरिया में आप जाना चाहते हो उस एरिया के हम जॉब दे देते हैं। इस डिपार्टमेंट से आपको मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट आते थे, इंटर में पढ़ता था वो लड़का, उसके फादर बीएसएनएल में, ये कर्टेलमेंट हुई सेटलमेंट में, अब उसके पापा एसबीआई, उनको कंप्यूटर्स की नॉलेज थी, बीएसएनएल में भी वो यही काम करते थे, बट अब उनको किस एसबीआई के सर्कल ऑफिस में डाल दिए, वो भी चले गए खुश खुश। उन्होंने कहा भी मेरे को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लेना पसंद था, मेरे को कर्टेलमेंट लेनी सेटलमेंट लेनी नहीं थी, मैं क्या करता। और एक और नॉन थे मेरे बीएसएनएल में, उन्होंने बीआरएस ले ली, उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए मिल गया था उनको। उसके बाद वो सर्विस भी कुछ टाइम करते रहे, बट अब अपना बिजनेस करते हैं अच्छा, समझ में आया? क्योंकि वो बेनिफिट्स ले, तो डिपेंड करता है। बीएसएनएल के साथ ही ऐसे ही किया था, क्योंकि सारी बीएसएनएल ऐसे ही खत्म की गई है और वो बेनिफिट्स था नहीं गवर्नमेंट के पास। वर्सेस लिख लो, कर्टेलमेंट वर्सेस सेटलमेंट। सेटलमेंट first together with the curtailment। If the plan is terminated, such obligation such that obligation is settled and that is to adjust our the term of plan is not a curtailment। ये क्लियर हो गया, लाइन लाइन अच्छी तरह से। कहीं सोचो कि प्लान की टर्मिनेशन क्या है ईशा, curtailment।
साफ लिखा है ऐसे, इफ प्लान इज रिप्लेस्ड, नए प्लान से रिप्लेस करोगे तो ही वो कर्टेलमेंट है, नहीं तो टर्मिनेशन। कोई प्लान की कर्टेलमेंट नहीं। अब मैंने किसी को कह दिया भाई जाना ही है वीआरएस, तो वो टर्मिनेशन ऑफ प्लान है, वो कर्टेलमेंट नहीं। बट अगर मैंने कहा उस ऑफर दे दिया, ये ले लो या ये ले लो, वो कर्टेलमेंट। और अगर मैं राधिका दूसरी लैंग्वेज में कहूँ नेगोशिएशन इज ए कर्टेलमेंट, क्या सही कह रहा हूँ? एक तरफ से क्या है नेगोशिएशन, सीधे रास्ते से नहीं तो टेढ़े रास्ते से, चलो भाई जितने पे वो माने, जैसे वो माने। ठीक, अब इंश्योरेंस पॉलिसी और रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग में बच्चों क्या होता है, कर्टेलमेंट में अराइज आइसोलेटेड इवेंट सच एज ए क्लोजिंग ऑफ प्लांट। रिस्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस ऑफ द ऑपरेशन, तो टर्मिनेशन या सस्पेंशन ऑफ प्लान। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, ये मैं लिखवा नहीं रहा, सिर्फ नहीं बता रहा। वो टर्मिनेशन है, वो कर्टेलमेंट से बिल्कुल अलग है। रिस्ट्रक्चरिंग जैसे आपकी कंपनी पूरी बंद होगी और आप नया प्लांट लगाने जा रही है, कुछ नया करेगी, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग, तो वो अलग है कर्टेलमेंट से, कहीं उसको बीच में जोड़ जाओ। कर्टेलमेंट का मतलब ये था जो समझाया है, ये नहीं कहीं सोचना ये उसी का पार्ट है। रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग एक अलग कंसेप्ट है, हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं करा रहा इसीलिए। ठीक, हमने नहीं किया वो। ऐसे ही एन इवेंट मटेरियल थ्रू द क्वालिफाई curtailment, recognition of curtailment gain loss will have a material आपके पास मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसको हम इस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक रीस्ट्रक्चर करके, मतलब हम लिंक करके कोशिश करेंगे हम नया बनाएंगे। तो हम नया बनाने वाला तो प्रोसेस ही नहीं है। कंटेनमेंट में तो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज को कहा गया हाथ जोड़ के भी बीएसएनएल बंद हो रही है, बात खत्म, अब तुम देख लो क्या ले। बट अगर नहीं को मैं तो भाई मैं बीएसएनएल को तो एयरटेल बनाने जा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रक्चर। फिर रोने का नाटक हो रहा है ना कि रो रहा हूँ, वो क्या है, रिस्ट्रक्चर। मुकुल समझ में आया? अगर एयरटेल बना रहा होता तो वो क्या हो रहा होता, रोने का नाटक हो रहा होता। फिर वो इम्प्लॉइज के साथ तो धोखा है, वो रिस्ट्रक्चरिंग में जाता है, बंद कर दिया प्लांट, एक नया लगा दिया, ऑपरेशन सीज कर दिया, वो कहानियां रिस्ट्रक्चरिंग में जाती है। या इंश्योरेंस पॉलिसी में जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी सम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज इन सर्विसेज ऑफ द पीरियड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी जाती है कि आप नहीं तो आप हमारे से क्या ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसियां बांटनी शुरू कर देते हैं। ये अलग अलग कंसेप्ट है, ये आगे वाले कंसेप्ट है, छोड़ दो हमारे सिलेबस में जहाँ तक हम। बट ये दोनों है कर्टेलमेंट और ये इकट्ठे ही होंगे। किसके साथ, कर्टेलमेंट के साथ सेटलमेंट होती है। अगर सेटलमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक क्या नहीं होती, कर्टेल। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन बुक का ही दिखाता हूँ फिर समझा, या पहले इसका समझा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 62 देखो हमारी बुक। एक इंटरप्राइजेज है, ठीक दिया, और डिसकंटिन्यू बिजनेस सेगमेंट, साफ कह दिया एम्प्लॉइज डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट्स, देयर इज ए कर्टेलमेंट विदाउट ए सेटलमेंट। अभी सिर्फ कर्टेलमेंट, using a current actuarial assumptions including the current market rate and other market prices immediately before the curtailment, the enterprise has a defined present obligation net present value कितने की अभी, 1000 की। तो मैं पहले प्रेजेंट सिचुएशन बना रहा हूँ, देखो ऐसे बनाओ, प्रेजेंट सिचुएशन बिफोर कर्टेलमेंट, बिफोर कर्टेलमेंट मतलब कर्टेलमेंट से पहले हम जिस सिचुएशन पे खड़े थे हम उसका चार्ट बना लें। हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन कितनी, 1000 थी, 15 कहाँ, 1000 थी, लेस प्लांट एसेट कितनी थी, फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट, मतलब लाइबिलिटी पता लग सकती है कितने की लाइबिलिटी, 180 की। ये हम क्या कह सकते हैं इसको, बैलेंस। और पास्ट सर्विस कॉस्ट भी थी, देखो इसीलिए कराया अनरिकॉग्नाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब तो समझा चुका हूँ, जो वेस्टेड नहीं हुई उसी को क्या बोलते हैं, अनरिकॉग्नाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब मुकुल जो पास्ट सर्विस कॉस्ट है अनरिकॉग्नाइज है, जो रिकॉग्नाइज नहीं हुई, जिन्होंने वेस्ट ही नहीं किया था, तो भैया मेरी तो टेंशन खत्म, ऑब्लिगेशन और कम होगी, मेरी ऑब्लिगेशन क्या होगी, और कम होगी। जिन्होंने कहा था हम वेस्ट नहीं करते, या मैंने कहा नया बेनिफिट नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत कुछ होता है। मैंने कहा था कि एम्प्लॉइज कुछ वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते, अलग अलग कंडीशनें डालते रहते हैं, स्ट्राइक चलती है, कभी कुछ चलता है, बहुत कुछ होता है। तो अनरिकॉग्नाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट कितनी, आप समझ में आ गया अनरिकॉग्नाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट क्यों लिखा मैंने।
क्योंकि ये भी रिकॉग्नाइज नहीं, जब वेस्ट ही नहीं हुई तो मेरी टेंशन क्या होगी, खत्म। पास सर्विस कॉस्ट कितनी, 50 है पक्का। और उसके बाद द एंटरप्राइजेज हैज अडॉप्टेड दिस सेटलमेंट, द इंक्रीज्ड लाइबिलिटी इज, कितने की इंक्रीज लाइबिलिटी बताइए, 100, वो बाद में देखते हैं, क्लोज टू द 5 years, वो 5 years में क्लोज होगी। एंड कर्टेलमेंट ऑफ रिड्यूस टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू 100 से कितनी होगी, 900 होगी। हाउ विल द एंटरप्राइजेज ऑब्लिगेशन, आप बताइए। अब आपको ये सारी चीज समझानी, अब मेरे को इस बात का आंसर दीजिए कि बैलेंस शीट में नेट लायबिलिटी जाएगी कितनी, एक बार दोबारा पढ़ लो फिर। पढ़िए, कुछ कुछ समझ में आया, मौका दे रहा हूँ 2 मिनट, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा माइंड चाहता हूँ ट्रिकी वाला। साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, ये तो समझ में आ रहा है ना। 1000 की मेरी प्लान ऑब्लिगेशन थी, एसेट्स कितने की थी, 820, मेरी बैलेंस लाइबिलिटी कितनी बचती है, 180। 180 में से 50 क्या है, पास सर्विस कॉस्ट है, अनरिकॉग्नाइज है, वो तो भूल ही जाओ, खत्म हुई कहानी। ईशा, कर्टेलमेंट गेन हो रहा है, ध्यान से देखो। The enterprises first adopted the settlement before 1 year. The increased net liability of rupees 100. तो मतलब अगर आपके पास कर्टेलमेंट गेन हो जाता है 100 का, तो 100 का जब गेन हो जाएगा, कर्टेलमेंट गेन का मतलब कि जो कर्टेलमेंट की वजह से क्या ले लेंगे, खत्म हो जाएगी लाइबिलिटी हमारी, वो उतने से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कर्टेलमेंट का मतलब तो यही है कि आपके पास वो लाइबिलिटी को क्या करना है, आपने एक तरफ से रिड्यूस करवाना है। तो आफ्टर कर्टेलमेंट कितनी रह जाएगी आपकी लाइबिलिटी, कर्टेलमेंट के गेन कितने की वजह से होगा, 100 की वजह से। प्लान्ड एसेट तो इसकी वजह से कुछ नहीं आने वाली, पर मंजोत इसका इम्पैक्ट पास सर्विस कॉस्ट पे क्या पड़ने वाला है, ध्यान से सोचिए, पास सर्विस कॉस्ट पे क्या पड़ने वाला है। टोटल 5 years है, टोटल कितने ईयर्स हैं, ध्यान से देखो, 5 years है। और आपको इंटरप्राइजेस रिकॉग्नाइज करेगा जिसको 5 साल में, और 1 साल पहले ही इंटरप्राइजेस ने फर्स्टली अडॉप्टेड कर लिया हुआ था ये, द इंटरप्राइजेस हैज फर्स्टली अडॉप्टेड दिस सेटलमेंट बिफोर 1 year। तो इसका मतलब ये सेटलमेंट जैसे ही रिकॉग्नाइज कर ली होगी, तो अगले 5 साल तक उसका बेनिफिट आपके प्रॉफिट्स में जाना शुरू हो जाएगा। मुझे एक बात का आंसर देना, कर्टेलमेंट की सेटलमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसलिए मैंने इसमें पास सर्विस कॉस्ट भी समझाई थी। मेरे को समझना कि फॉर एग्जांपल मेरी लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन खड़ी है 1000 करोड़, और अब रह गई 900 की, तो ये तो फाइनल हो गया कि अब यहाँ कितनी रहेगी, 900 की। एसेट मेरे पास कितनी पड़ी है, 820 की, मतलब यहाँ मेरी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, 80। बट अब जब मेरी 80 की रह गई, तो मेरे को इस गेम की वजह से जो ये 100 गेन आएगा, तो ऑब्वियस है इसको मैंने 1 साल पहले ही एक्सरसाइज करवा लिया था, जिस सेटलमेंट पे लोग रेडी हो गए थे। जब रेडी हो गए थे तो वो प्रॉफिट्स भी बनने मेरे क्या हो गए थे, स्टार्ट। 1 साल पहले हो गया था, तो मतलब 5 साल टोटल मैं इसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, और 5 साल में से 1 साल पहले हो गया, तो राधिका कितने बचे, 4 साल। ये 4 साल अभी, और ये क्या होगा, रिकॉग्नाइज होगा, और अनरिकॉग्नाइज इसमें से है कितना, मैंने क्या कहा था, जो रिकॉग्नाइज हो जाता है उसको तो छोड़ दो, बाकी अनरिकॉग्नाइज क्या हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी में से सारा लेस हो जाएगा जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। तो अनरिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शनल, इसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज ट्रांजिशनल अमाउंट कितना बनता है, जो आपके पास किसकी वजह से आया, कंटेनमेंट गेन की वजह से। गेन कितना है, 100। 100 में से 1 ईयर आप ले चुके हो, तो कौन से ईयर बचे, 4 ईयर। तो कैसे निकलेगा, 100 × 4/5, तो कितना बच गया, 80। ये दोनों सर्विस कॉस्ट आपकी नहीं पड़ने वाली, लाइबिलिटी अब कितनी रहेगी इस साल की आपकी। अब समझ में आ रही है कहानी पूरी की पूरी, कर्टेलमेंट। और ये 100 का जो कर्टेलमेंट क्या हुआ, गेन हुआ। अब
वंशिका डाटा, जब ये गेन हुआ तो आगे इसका बेनिफिट नहीं आने वाला, पास सर्विस कॉस्ट का जो बेनिफिट इसकी वजह से मिलने वाला था या इसकी वजह से जो आपको गेन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा आर्थिक? क्योंकि नेचुरल सी बात है 100 पूरा गेन तो हुआ नहीं, इसकी वजह से अब जो ये सर्विस कॉस्ट हमने 50 लेनी थी, क्या लेनी थी 50, और कितने साल है वो भी देख लो, आपके पास क्वेश्चन में साफ मेंशन है, हर चीज ध्यान से पढ़ो। ये 5 ईयर समझ में आया। और देखो कर्टेलमेंट गेन कितने परसेंट है, 100 है कर्टेलमेंट गेन, कितने परसेंट है वो, 1000 का 10% है, तो वो भी कितने परसेंट बन जाएंगे 10%। अब इसका 10% कितना, वो भी फायदा नहीं हुआ और ये भी फायदा नहीं हुआ, तो आपको एक्चुअल बेनिफिट कितने का हुआ 87, तो ये प्लस में जाएंगे। और बाकी सेम वही चीज चलेगी। अब 45 इसमें से, इसको नेट ऑफ करोगे तो इसमें से कितना 72, 80 में से 45 और 72 लेस कर लो तो कितना बचता है, आपकी लाइबिलिटी कितनी बच जाती है 36। आराम समझ में पूरा पूरा किस्सा। जो कर्टेलमेंट बेनिफिट होगा वो आपके पास अनरिकॉग्नाइज कॉस्ट समझ में आई अब क्या है, जो आपने रिकॉग्नाइज नहीं करी हुई तो वो आपकी लायबिलिटी को क्या कर देगी, और जो कर्टेलमेंट गेन का बेनिफिट आएगा वो भी आपकी लायबिलिटी को क्या करता चला जाएगा, कम। बट जो उस गेन की वजह से अब आपका जितना टोटल अमाउंट में फर्क आता होगा उसको आप क्या कर लेंगे परसेंटेज में डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो भी तो आपका अब खत्म हो जाएगा ना, उसकी वजह से ना तो आपको रिकॉग्नाइज करने का प्रॉफिट का मौका मिलेगा, क्योंकि जब आपकी ऑब्लिगेशन 1000 थी ईशा, तो मैं अनरिकॉग्नाइज जो मेरे पास सर्विस कॉस्ट थी कितनी थी 50 थी, तो मैं 50 के ऊपर गेन ले सकता था, मैं तो गवर्नमेंट को कह सकता था 50 को मेरे को क्या दे दो मुकुल डिडक्शन। जब 100 का मेरे को गेन हो गया तो अब गवर्नमेंट मेरे को कितने पे देगी 900 पे देगी ना, तो 900 पे कितनी देगी अब 45, आफ्टर आफ्टर कर्टेलमेंट, आफ्टर कर्टेलमेंट। अब समझ में आया कर्टेलमेंट प्रोसेस क्या होता है। ये पूरा क्वेश्चन आपके पास बुक में दिया हुआ दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन इसीलिए कराया है, वरना नहीं तो मैं ना कराता ही। देखो यही क्वेश्चन है, इससे अगला है रॉक स्टार वाला, इससे अगला है इस जैसा ही है। देखो सेम लिखा हुआ है, दिख रहा है कर्टेलमेंट वाला। अनरिकॉग्नाइज्ड अमाउंट कितना 18, टोटल अमाउंट। अब देखो यहाँ पर, यहाँ करके दिखाता हूँ इसको, आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कितने की है, एसेट्स कितने की, कितना बच गया बस अभी अनअमोर्टाइज कितने का 180, करंट ऑब्लिगेशन से रिड्यूस कितने से हो गया 600, पिछला ग्रॉस कोई ईयर्स की बात नहीं की, तो पूरा 600 ही घटाने की क्या है परमिशन, क्योंकि 1 ईयर बिफोर होता तो नेचुरल सी बात है 4/5 करता, अब तो 1 ईयर बिफोर की कोई कंडीशन नहीं है, तो कितना आ गया बताओ इन दोनों को माइनस करके 120, ये तो आ गया बिफोर कर्टेलमेंट, कितना आ गया बिफोर कर्टेलमेंट। इन्होंने चार्ट ऐसा नहीं बनाया हुआ, देखो इन्होंने चार्ट ऐसे नहीं बनाया हुआ, इन्होंने ऐसे बनाया हुआ, हम वैसे निकाल के दिखाएंगे गेन और बिफोर कर्टेलमेंट। ये बन गया बिफोर कर्टेलमेंट सबका, इसको लिख लो बिफोर कर्टेलमेंट। अब समझ में आया? अब गेन बनाए, गेन कितना है 600। अब इसकी वजह से जो ये गेन माइनस में है, अब इसकी वजह से 18 का लॉस हो गया, अब ये और इसकी वजह से कितने का हो गया 60, इसको प्लस माइनस करके देखो कितने का गेन हो। बहुत इजी करके दिखाया है, हमारी बुक से बहुत इजी है, इसमें समझ भी नहीं आएगा कैसे कितना आता है नहीं, आगे बढ़े जाते हैं बैठ के पता नहीं क्या जोड़ते 6.5 पक्का 522 आ रहा है या कुछ और आ रहा है देख ले, कहीं फिर कुछ और बता दे, पक्का चले देखते हैं रुक जाओ। और आफ्टर कर्टेलमेंट बताओ, आफ्टर कर्टेलमेंट 600 में से 5, ये कितने आ गए प्लान्ड एसेट्स, ठीक। अब इसके बाद इसका कितना रह गया, इसका 180 था, तो ये 180 का 10% चला जाएगा, कितना रहेगा 162, क्योंकि 10% चला जाएगा ना, कितने परसेंट बनता है ये एक बार कैलकुलेट करके देख लो ना, 610% ही तो है ना मेरे ख्याल से, 600 कितना है ये देखो ना, 10% ही तो है ग्रॉस का, तो फिर 180 का जो आपकी अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट है वो भी तो कितनी हो जाएगी 10% ही तो चली जाएगी, कितनी रह जाएगी 162 तो बनेगी, कितनी बन जाएगी 162, ठीक। और ये भी कितना रह जाएगा, अब करना है इसको सॉल्व, करो इसको सॉल्व, सही आना चाहिए आंसर से, आरपीजी सॉल्व करो क्या कर रहे हो,
पक्का? मेरे को तो लग नहीं रहा। 402 कहाँ फर्क लग रहा है देखना, कहीं फर्क आ रहा है। 582 आनी से पक्का 582 आएगी, बिल्कुल सही आ रहा था ये तो 5400 बनता है। ये तो बिफोर का टेलमेंट हमने ले लिया, ठीक है 5400 ही ले रखा हमने भी। और 5100 बनता है ये, बिल्कुल ठीक है। ये 300 बची। अच्छा इसने वो नहीं लिया हुआ, दोनों ही देखो, ये इसने यहाँ भी नहीं लिया हुआ ये, ठीक है। दिख गया बच्चे? ठीक है। और ये भी कितना बनता है? अब ठीक है। ठीक है, इसने कोई पिछली बात तो कही नहीं, 1 ईयर बिफोर वाली या ट्रांजेक्शनल वाली तो बात कही नहीं। नेट लायबिलिटी रिड्यूस, तो इसने नहीं लिया तो हम क्यों नहीं? जैसे इसने ऐसे ही किया हम तो वैसे करते हैं, हमें तो समझ आई। क्लियर? अब ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ये तीनों चीजें क्लियर हुई। बिफोर कर्टेलमेंट अलग बना लेना जैसे हमारी बुक में बना हुआ है, कर्टेलमेंट गेन अलग बना लेना, और आफ्टर कर्टेलमेंट अलग बना। हमें ज्यादा पंगे में पढ़ने की जरूरत, आंसर देख लीजिए हमारा। ये आ गया गेन, ये आ गया आफ्टर कर्टेलमेंट। बिफोर इसने बना के दिखा रखा, आप तीनों बना देना। इसमें अगला क्वेश्चन देखो, देखो दे रखा है सेम। आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 400, हमारी बुक में कितनी है? 400। और इसके साथ साथ आपकी पेयर एसेट कितने की? 3250 की। तो बैलेंस कितना रहेगा? 750। अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट कितने की? 100। देखो सिंपल 650। और कर्टेलमेंट गेन कितने का हुआ? 500 का। 500 में से ऑब्वियस है आपने अब अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट को निकाल रखा है, निकाल रखा है ना। कितने का फर्क आएगा? कैसे निकलेगी 12.5%? बताओ। 100 थी कितने पे? 4000 पे, तो 500 पे कितनी होगी? कैसे निकालोगे? 100 गेन हुआ, 100 अनअमोर्टाइज कॉस्ट थी कितने पे? तो 500 गेन हुआ कर्टेलमेंट, तो उस पर कितनी होगी? इंटू 500 कितना आता है? साढ़े। समझ में आया कैसे निकला ये? यहाँ 10% सीधे निकाल रहे थे ना, ये देखो मैंने 180 का 10% किया था, तो कितना लिया था? 18। वहां पर 18 ना लेके सीधा क्या 10% पता ही नहीं था, क्योंकि परसेंटेज बता ही नहीं रखी, क्या लिखा हुआ है? 500 कर्टेलमेंट गेन हुआ, 500 4000 का कितना है? 12.5%। कितना है? 12.5%। तो 12.5 कितना आएगा? 100 का 12.5 कितना आ जाएगा? 12.5। तो बाकी उसके बाद आफ्टर कर्टेलमेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो आया समझ में क्वेश्चन पूरी तरह से? इसमें भी कर रखा है क्वेश्चन ऐसा, मतलब अगर लेना हो तो नेट लायबिलिटी अनअमोर्टाइज ट्रांजेक्शनल वैल्यूज लेनी है तो ले लेना, नहीं लेनी है। और उसने ले रखी है, उसने लिखा हुआ है 37 कैन बी रिड्यूस्ड, तो लेके दिखा रखी है प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रांजेक्शनल अमाउंट को। नहीं लेके दिखानी, सिंपल करके दिखा देना, हमारे आईसी में सिंपल ही होता। और जहां तक जो दिया हुआ आईसी में वही आएगा, उसके ऊपर तो आने से। ठीक है जी ईसा जी, कर्टेलमेंट समझ में आया अब अच्छे ढंग से? देखो पास सर्विस कॉस्ट समझा ही नहीं आईसीआई ने, क्या समझा दिया? कर्टेलमेंट। बताओ अभी तुम पुठे सीधे काम तो खुद ही करे जा रहे हो, बच्चों को पास सर्विस कॉस्ट पता नहीं अभी। एक्चुअल गेन लॉस समझा दिए, ये इसको ना उन्होंने उल्टा सीधा ही लिखा है। हाँ ट्रांजेक्शन, मतलब जैसे फर्स्ट में किया है ना, ऐसा मत करना। 1 ईयर बिफोर वाला जब इसमें भी दे रखा है। अब ये देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, दिखाता हूँ, ये देखो प्रैक्टिकल में भी दे रखा है। देखना, ये कर्टेलमेंट है या सिंपल एक्चुअल गेन लॉस है? मेरे ख्याल से एक्चुअल गेन लॉस है। दिख गया? कल एक क्वेश्चन ये भी कराया था, देखो कल कौन सा क्वेश्चन कराया था ये दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन और कराया था मैंने, ये कराया था मैंने, ये तो कराया ही था, आज सुबह ही कराया, ये भी कराया था देखो, ये कल कराया था मैंने। 49,000 कराया था। सेम क्वेश्चन है सारे आईसीआई वाले, क्वेश्चन तो सारे डालता आईसीआई, टर्म्स आती है सब। तो क्लियर हो गया अब कर्टेलमेंट कैसे करना है? ऐसे करना है कर्टेलमेंट, बिफोर कर्टेलमेंट अलग, आफ्टर कर्टेलमेंट अलग, और गेन अलग। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कर्टेलमेंट। इस तरह से ज्यादा कर लेना, मैं करके दिखा भी देता हूँ जैसे मैंने बनाया था अभी। यही बिफोर कर्टेलमेंट ले लेना, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन लेस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, और ये अनरिकॉग्नाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट ले लेना, बस ये छोड़ देना अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रांजेक्शनल वैल्यू। एक क्वेश्चन में हमारे आईसीआई में फाइनल में तो उठा के ले रखी है, चलो नहीं ले रखी आईसीआई में तो नहीं ले रखी, छोड़ देते हैं, हमें भी करते हैं।
आपने सीधा इसी को माइनस करके क्या निकाल लेना है, और यहीं से क्या निकाल लेना है, गेन, और यहीं से क्या निकाल जाएगा, आफ्टर कटिंग। क्या निकल जाएगा, आफ्टर कटिंग। ये ध्यान से क्वेश्चन करना है, तीनों क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट। किसमें, इसमें लेना है ना, क्योंकि साफ साफ लिखा है, देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्वेश्चन में डिफरेंस है इसलिए कह रहा हूँ इसमें लेना है। देखो यहाँ पर साफ लिखा है, in enterprises discontinues a business segment, employees of discontinued no other future benefit, there is a curtailment without a settlement, using the current actuarial assumptions दे रखी है और planned asset दे रखी है। दिक्कत है, enterprises first adopted the settlement before 1 year, तो जब एक साल पहले ले लिया तो एक साल पहले रिकॉग्नाइज भी कर लिया, तो इसलिए उसकी assumption भी डाल दी उसने, ऑफ द प्रीवियस ईयर रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज पास सर्विस कॉस्ट एंड 10% ट्रांजेक्शनल वैल्यू। मतलब जब आप पहले ले चुके हो तो नेचुरल सी बात है उसकी ट्रांजेक्शनल वैल्यू भी ले चुके हो, तो फिर कर्टेलमेंट से पहले जो आपने उसका गेन लिया होगा वो सेटल डाउन तो करेगा ही ना। तो इस चक्कर में ये लिया गया। तो वैसे अगर आप वैसे भी लेना चाहते हो तो वैसे ले सकते हो, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है 1 ईयर बिफोर वाला, तो आप 1 ईयर बिफोर वाली किस्से को लेके ना जाओ, बस ये मार्क कर लो कि 1 ईयर बिफोर वाला क्वेश्चन आ गया तो कर देंगे, नहीं तो सिंपल, वैसे सिंपल ही आएगा। ये 2-3 क्वेश्चन आपकी बुक के दिए और 2-3 क्वेश्चन आईसीआईबी से। हाँ हाँ, तो कर्टेल इसमें तो साफ लिख दिया कि कर्टेलमेंट गेन है, और वहां तो पीछे से क्या कर दी थी, इंक्रीज करी थी, तो उसके नाम का आपने प्रॉफिट को क्या किया होगा, रिकॉग्नाइज किया होगा, और 100 का जो लॉस बनाया होगा तो उस लॉस को भी क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। यहाँ तो सीधा सीधा लिख दिया कि कर्टेलमेंट क्या है, ये, ठीक। और वहां तो ये भी नहीं बताया हुआ कि कर्टेलमेंट गेन लिया कितने परसेंट लोगों ने, कुछ नहीं समझा रखा, देखो कहाँ लिखा है कर्टेलमेंट गेन 10% लोगों ने, उसी को लाइबिलिटी को कर्टेलमेंट गेन लिया हुआ, दिख रहा है, वहां दिक्कत ये है। बाकी ये वैसे लिख रखी है एक लाइन की रिड्यूस करके 100 से 900 कर दी गई, ये लाइन लिखी हुई है, कर्टेलमेंट गेन है वो 100 से क्या कर दी गई है, बट वो पूरा क्वेश्चन ही हिंट पे चला गया ना, उसके बारे में कुछ क्लैरिफाई नहीं, बट इसके बारे में पूरा ही क्लैरिफाई है कि ये क्या है, कर्टेलमेंट गेन। वैसे तो वहां भी समझ में आने को समझ आ रहा है कि 100 से किस पे होगी, 900 पे होगी, तो 100 टू 900 का मतलब क्या है, 100 से कम कर दी गई है, कर्टेलमेंट गेन कितना आ गया 100, और पहले लायबिलिटी इंक्रीज करी थी तो वो उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ था तो करते। बाकी वो वाला क्वेश्चन अभी तक आईसीआईबी नहीं डाला, तो आप सिर्फ बुक से कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन तो आईसीआईबी, ठीक है। चले बताओ और कुछ, अब लिखवाएं लेवल 1 लेवल 2 एम्प्लॉइज, यहाँ तक क्लियर हुआ, करें इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट शुरू आज, और देखो इस पे क्वेश्चन, कल कोई डाउट था इसका, नहीं तो सर हमने तो पढ़ा ही नहीं जाके घर, ये ना कह देना। क्या कह रहे हो, मल्टी एम्प्लॉयर बेनिफिट्स, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो मल्टी एम्प्लॉयर बेनिफिट्स, other than the state plans, defined plan other than the pool of assets contributed by the various assets not under a common control, मतलब एक पूरा ग्रुप पकड़ लिया गया, सारे एम्प्लॉयर इकट्ठे हो गए और एक को ट्रस्ट एम्प्लॉइज का बना दिया गया। मैंने क्या कहा, जैसे रिलायंस अपने केस में कर लेता है, रिलायंस की बहुत सारी कंपनी है, रिलायंस की बहुत सारी कंपनी है, एक ही रिलायंस को ट्रस्ट बना के बैठी हुई जो सारे एम्प्लॉइज का ट्रस्ट रखता होगा। पर अब अगर जरूरी तो नहीं है कि रिलायंस ही एक कर सकता है, रिलायंस टाटा भी कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज भी कर सकती है, पूल ऑफ एसेट्स बना सकती है, तो वो मल्टी एम्प्लॉयर आ गए, एम्प्लॉयर तो बहुत सारे हैं और एक ग्रुप बन गया, तो वो क्या हो गया, वो ग्रुप ही सिर्फ एम्प्लॉयज का क्या देखेगा, बेनिफिट देखेगा, क्या देखेगा, बेनिफिट। यूज दिस एसेट्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज मोर देन वन इंटरप्राइजेस, क्योंकि इंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा हो गया, रिलायंस की जगह टाटा भी हो गया, बहुत सारे हो गए, और कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन द बेनिफिट लेवल्स आर डिटरमाइंड विदाउट द रिगार्ड ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द इंटरप्राइजेस, कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बन गया अलग से, एम्प्लॉयज का सारे ऑर्गेनाइजेशन का वहां आता है टोटल, और उसके ऊपर ही चलना पड़ता है, और इम्प्लॉइज द इम्प्लॉइज कंसर्न, और उसके बाद इंटरप्राइज दैट इम्प्लॉइज द इम्प्लॉइज कंसर्न, और किसका कंसर्न देखेंगे, ज्यादातर इम्प्लॉइज का कंसर्न देखेंगे, और वो ही इंटरप्राइजेस क्लासिफाई करेगा मल्टी इम्प्लॉयर बेनिफिट ही, कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होगा, और इसमें से डिफाइंड बेनिफिट प्लान के साथ साथ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सारा काम वही करेगा, दूसरा करेगा नहीं, हम तो सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर काम करेंगे, हम तो किसके तौर पर काम करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर, वो कॉन्ट्रीब्यूशन रखे अब चाहे वो बेनिफिट प्लान रखे, वो उसकी मर्जी,
वो उसको, हमें कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल्स दे ही रखे हैं जिसकी टर्नओवर होती है, मैनर में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एक सेट कर देते हैं, सफिशिएंट पे करते रहते हैं और उसी हिसाब से वो चलाना शुरू करते हैं। अब बताओ इसमें और कोई दिक्कत? नहीं, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव सेम कह सकते हो बट पूरा सेम नहीं है। वहां सिंगल एम्प्लॉयर प्लान करता है, वहां मल्टीपल एम्प्लॉयर होते हैं। यहाँ रिलायंस ही कर रहा है सिर्फ अपनी सारी रिलायंस कंपनीज को, वहां रिलायंस के साथ टाटा भी हो सकता है। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि सिर्फ ग्रुप ही करेगा, एक ग्रुप कौन हो गया, रिलायंस ही हो गया, टाटा नहीं आ सकता। बट मल्टी एम्प्लॉयर में क्या हो गया, रिलायंस भी आ गया, टाटा भी आ गया, दोनों आ गए। और बोलो, और देखो कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना निकल रहा हो। देखो अभी सीरियस में मैंने देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैंने एक दो क्वेश्चन टिक किए हुए थे जो कराने, फिर मैं आपको लेवल 1 लेवल 2 करा देता हूँ। इम्पेयरमेंट आज शुरू करें या कल करें, जल्दी कर दूं? इसको तो जल्दी हो रही है, कहते परसों तक खत्म करना है, ये ना हो अरे एक दिन और बढ़ा दें, मैंने जाना भी है। ये करा दूं टर्मिनेशन बेनिफिट, वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है पर बता दूं टर्मिनेशन बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 62 65 तक तो हो गया हमारा, 66 भी हुआ है। आपसे पूछा हुआ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, करंट सर्विस कॉस्ट निकालनी है, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है, कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टिसिपेंट्स लिखाना है, एक्चुअल गेन्स लॉस निकालनी है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का एंटरप्राइजेस को रिपोर्टिंग करेंसी बताना है, बेनिफिट्स पेड बताने हैं, पास सर्विस कॉस्ट बतानी है, कर्टेलमेंट और सेटलमेंट बताना है। ये तो मैंने सारा बता दिया इसमें, ये तो सब डिस्क्लोजर में जाएगा। किसमें जाएगा? डिस्क्लोजर में। तो ये चीज आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब आ जाओ, एक चीज और है आपके पास, 67 क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्लोजर इन द डिफाइंड बेनिफिट प्लान। मिल गया? क्या क्या डिस्क्लोजर्स रहेंगे पता ही है सबको, फ्लैट सैलरी, पेंशन प्लान फ्रॉम द फाइनल सैलरी, प्लस पोस्ट मेडिकल बेनिफिट्स देते हो वो भी। ये चीजें छोड़ देना इतनी ज्यादा, मल्टी एम्प्लॉयर बेनिफिट्स ट्रीटेड एज ए डिफाइंड बेनिफिट कंट्रीब्यूशन लेके जाओगे वो तो है ही है। अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट्स भी लेके जाओगे तो वो कंट्रीब्यूशन भी जाएगा बेनिफिट प्लान में, तो जाने से ना, क्योंकि वो तो आप किसी को क्या दे रहे हो, कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हो। टर्मिनेशन बेनिफिट्स पढ़ लो एक बार, टर्मिनेशन बेनिफिट्स देखना पढ़ के, टर्मिनेशन बेनिफिट्स कोई दिक्कत है? वैसे तो मैंने सारे बताए, फिर भी पढ़ते रहे। देखो ये चैप्टर आज खत्म कर देना सारा, नहीं कराता बेटा, कल से कल परसों में हो जाएगा, करा दूंगा। कल थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दूंगा, नहीं तो आज फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों घंटे पढ़ा दी। क्योंकि टर्मिनेशन बेनिफिट्स यहाँ भी है, देखो मिल गया, इसलिए क्या था, पढ़ लो इसको एक बार, मिल गया। मैं कल बताया ही था कौन कौन से, वीआरएस या रिट्रेंचमेंट, अंडरलाइन कर सकते हो। Termination benefits are the employee payable as a result in either decision to terminate the employee when employment before the normal retirement। मान लो 60 साल की एज है, आपने 50 साल में उसको क्या कह दिया, रिटायरमेंट ले लो, या तो डिसीजन टू एक्सेप्ट वॉलेटरी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, या पेमेंट अंडर रिटायरमेंट, या टर्मिनेशन बेनिफिट्स बाय एन एंटरप्राइजेस लायबिलिटी एज एन एक्सपेंस व्हेन द एंटरप्राइजेस हैज डिफाइंड फॉर्मल प्लान होगा, तभी आपको इसका अप्रूवल मिलेगा। और रिलायबल एस्टिमेट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, ये भी है। अब मान लो कोई एम्प्लॉय मेरे पास जॉब करता है और उसकी 10 साल की सर्विस मैं लेने जा रहा हूँ, तो 10 साल की सर्विस की पूरी सैलरी तो नहीं दूंगा, बट ये तो होगा कि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उसकी पूरी करता हूँ,
उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे उसको मिले, तभी में मेरे को इसको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो व्हेन द टर्मिनेशन बेनिफिट्स फॉल ड्यू विद इन द 12 मंथ्स, जैसे ही मेरे पास आए एंड बैलेंस शीट डेट अनडिस्काउंटेड होगा, ये तो पता ही है, मैंने कल ही बता दिया था कि अगर मैं साथ के साथ 12 महीने के अंदर पे कर देता हूँ तो बिल्कुल वो क्या रहेगा, एक्सपेंस पूरा ट्रीट हो जाएगा। बट अगर मैंने उसको 1 साल के बाद पे किया तो वो किस में चला जाएगा, फिर डिस्काउंटेड होगा। फिर क्या होगा, balance sheet recognize corresponding to the profit and loss when the termination fall more than the 12 months balance sheet date, such benefits should be discounted। क्या हो जाएगा, discounted। When offer has been made to encourage the voluntary redundancy, the termination benefit should be measured with the reference of number of employees to accept the offer, or where there is uncertainty to regard the number of employee who has been accept, तो हम फिर provisions for contingencies लगाएंगे और AS29 इसमें चलेगा, AS29 कि हम फिर भी एम्प्लॉइज को जो प्रोविजन बना के छोड़ते हैं क्योंकि ये नहीं लेना चाहते, ये वेस्टेड और अनवेस्टेड वाला कंसेप्ट आ जाता है। किसका कंसेप्ट आ जाता है, वेस्टेड और ठीक। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का टर्मिनेशन बेनिफिट्स था। बाकी इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ये वाला क्वेश्चन निकाल के देखना, आपने निकालना नहीं, अपने आप निकालना, कल निकाला था। हमारा अभी प्लान्ड एसेट्स कितने की थी, 2 लाख की। एट द एंड ऑफ द ईयर कितने की होगी मुकुल, 3 लाख की। इस साल बेनिफिट्स पेड कितने करें, 25 के। रिवॉर्ड कंट्रीब्यूशन कितने का है, 55 का। तो मतलब एक तरफ से 30,000 बढ़े और 30,000 कितने परसेंट आएगा, 5%, मतलब 1500 का बेनिफिट हुआ। 5% क्यों लगाया, 10.25 है, 5% एनुअली है तो नेचुरल सी बात है, सेमी एनुअली है तो 6 महीने है ना। देखो 30 सितंबर, तो कितना हो गया वो, कल बताया था 1.05 इंटू 1.05 तो कितना हो गया, 1.1025, तो मतलब 10.25 बनता है वो। तो इसलिए कितना आ गया, 1500 ही आएगा सेम। और 2 लाख पे 10.25 कितना आएगा, कल निकाल के बता दो, 10 निकालो, 2 लाख पे 10.25 कितना आता है, कितना आता है, 20,500 कितना आता है राधिका, 20,500, टोटल कितने हो गए, 22,000। जबकि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख का। तो मतलब 2 लाख से आप पहुंच कितने पे गए, 3 लाख पे। तो इसका मतलब 2 लाख में प्लस होने चाहिए थे तो 30 और प्लस होने चाहिए थे 22, तो फिर कितना होना चाहिए था, 252। और जबकि आप पहुंच कितने पे गए हो, 3 लाख पे। तो फिर इसका मतलब बाकी फर्क किसका है, एक्चुअल गेन या लॉस का। और कोई पास्ट सर्विस कॉस्ट है नहीं, तो फिर सीधा कितने का आ जाएगा, 48,000 आएगा इसका आंसर। देखो कितना आ रहा है, ये तो आ गया 22,000, ठीक है। और 22, 3 लाख ये आ गया, 55 कॉन्ट्रीब्यूशन, 45 पड़े, और बेनिफिट्स पेड कितने का, 70। आगे भी दे रखा हो, ले आगे कुछ नहीं, खा गए है। लिख लो, एक्चुअल गेन कितने का आएगा, कितने एक्चुअल गेन आएगा, 40। कितने का निकला था, 42 निकला था, 52 निकला था, देखना है। कितने का निकला था, 252 और 3 लाख, कितना निकला था, 48 निकला था। कैसे निकला 48, ये तो निकला, निकल गया कैसे, 3 लाख में से 255 गए, बेनिफिट्स पेड के बाद 45, और इसके साथ साथ 45 में बेनिफिट्स जितने हमारे पास हम पेड किए हैं तो वो भी हमने क्या कर दिए थे माइनस। हम अपने तरीके से करते हैं यार, इसको 3 लाख लिखो, ये 2 लाख है, 2 लाख में 30 बढ़ गए, प्लस 22 हमें क्या आ गए, इंटरेस्ट। तो कितना हो गया, 252। और है कितने अब, 3 लाख। कितने का फर्क है, आ गई है आधा पॉइंट इसमें। एक्चुअल गेन या लॉस निकालने की बस एक्चुअल रिटर्न बता दी ऑन प्लान एसेट। एक्चुअल रिटर्न भी ये नहीं आएगी, ये तो एक्चुअल रिटर्न कहाँ से आते हैं, 70 के रिटर्न। वैसे तो रिटर्न 70 की है, कैसे रिटर्न 70 की बताना। 22 का क्या है, हम इंटरेस्ट लेते हैं, और प्लस 48 का क्या लेते हैं, एक्चुअल गेन। तो टोटल कितना हो गया, 59। क्वेश्चन सेम है बुक का, उसमें कितना आ रहा है, अच्छा, सिर्फ रिटर्न निकाल के दिखा रहे थे भैया, उसमें भी एक्चुअल गेन का रखा है, 48 निकाल रखा है, इन्होंने भी खा लिया, इन्होंने भी खा लिया, ठीक है।
समझ में आ गया ना एक्चुअल गेन। खाली रिटर्न रिटर्न बतानी तो 70 कैसे पता लगा? 2 लाख की चीज थी, 55 आए, 25 गए, तो 230 ही होने चाहिए था। आज कितने हैं? 3 लाख। तो फिर कितने का फर्क है? 70। बट उसमें से इंटरेस्ट भी हटा दूं तो वो क्या है? एक्चुअल। वो क्या है? आया समझ में? क्लियर? आ जाओ और देखो, ये वाला भी, ये भी सेम है। इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन आएगा, मार्क कर लेना भाई। 2 क्वेश्चन दे दिए इसमें। अब देखो, कंट्रीब्यूशन कितना है? 280। प्लान्ड एसेट कितने की? 1140। पहले कितने की थी? 8 की। तो कितना बढ़ा? 240। और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कितना किया? 280। बस, और कुछ क्या ही नहीं रखा। तो इसका मतलब क्या है? बताओ भाई। ये 40,000 का क्या है? एक्चुअल रिटर्न आई या नहीं आई? बताओ भाई। ये देखो, 8 का था, 280 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, तो कितने हो गए? 1080। बेनिफिट्स पेड दे रखे होंगे बच्चों, फिर बेनिफिट पेड तभी। कहाँ दे रखे बेनिफिट्स पेड? कहाँ दे रखे? अरे ये रे, हे रब्बा, मैं कौन सा देख रखे $2 कहाँ से? मुझे क्या बोलते अमाउंट की जगह लिख दी उठा के। तो भी वो कह रहा डार्क है सर। हमें दिखे ही नहीं यार, कमाल की बात हो गई। अब करके इन्होंने, अब दिखे, मैं कोई घोचला कहाँ से ले आए, 2 लाख कहाँ से उठा लाए? जो दिख ही नहीं रहे, साफ साफ नजर आ रहा है कहीं से तुम्हें बेनिफिट पेड? ये तो हेडिंग होता था पर्टिकुलर अमाउंट, हमने कभी पढ़ा ही नहीं आज तक इसको। तो दिख रहा है? तो ये 2 लाख दिखे। अब सोचो, 8 लाख थे, 2 लाख के बेनिफिट पेड कर दिए तो कितना होना चाहिए था? 6 लाख। और 280 का कंट्रीब्यूशन है तो कितना होना चाहिए था? 880। आज कितना है? 1140। तो फर्क कितने का? जो भी फर्क है, 260। एक्चुअली क्या है? एक्चुअली अब पता लग गया कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। गेन हमने निकाल लिया था, एक्चुअल गेन, कर्टेलमेंट हमने निकाल लिए, बुक के क्वेश्चन ये हमने निकाल लिए। तो मतलब अगर इस टाइप में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे होने चाहिए। पास सर्विस कॉस्ट फिर भी बता दी मैंने। ठीक। अब एक चीज लिख लो, लेवल 1 एम्प्लॉइज कौन से होते हैं, लेवल 2 और 3। देख लो 5 मिनट का काम, फिर तुम्हारे को दिक्कत नहीं आती। और वो भी बता देता हूँ, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था मैडम? कल कहा तो बताऊंगा। कहा था ना ईशा, दिख रहा है? जिसमें 50 से मोर देन एम्प्लॉइज है तो उस पर कौन कौन से प्लान एप्लीकेबल होंगे, और जो 50 से लेस देन उसमें कौन कौन से? कुछ नहीं पढ़ते तो बता, फिर 50 से मोर देन पे कौन सा होगा? डिफाइंड बेनिफिट लगेगा? लगेगा। एग्जाम्पशन कितने साल तक की है? 2 साल तक की एग्जाम्पशन है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे एक बार एग्जाम्पशन क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? है? ये तीनों पॉइंट इकट्ठे ही हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन ही तो है, तुमने पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। दिख गया पहला क्वेश्चन? सिचुएशन लो, पहले बता ही देता हूँ सिचुएशन, सुन लो। देखो, अगर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर इज 50 और मोर, कितने से मोर है? 50 से मोर। तो मैंने क्या कहा था? AS 15 इज एप्लीकेबल एंटायरली, सब पे एप्लीकेबल होगा। लेवल 1 के तो सारे एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल होता है। लेवल 1 इंटरप्राइजेस तो भी बता रहा हूँ, जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होती है, या जिसकी टर्नओवर आपके पास 50 के बराबर, या आपकी बोरिंग कॉस्ट 10 करोड़ से ऊपर है, तो वो सारे लेवल 1 में जाते हैं। किसमें जाते हैं? लेवल 1 में। तो उनपे AS 15 एप्लीकेबल होगा ही होगा। और आपको बताया हुआ है कि कौन से पे नहीं होगा। पैरा 11 से 16 कहता है, दे डील विद द रिकॉग्निशन मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेटेड कंपनसेटेड एब्सेंसेस व्हिच आर नॉन वेस्टिंग एंड short-term accumulating absences in the vesting of employees are not entitled for the cash payment for the unused of entitlement of leave। कहता उन पे एप्लीकेबल नहीं होता जो कैश पेमेंट नहीं करते। किसकी? आपके पास अनवेस्टिंग लीव की, जो वेस्टिंग नहीं हुई, अकोमुलेशन नहीं करते। मतलब सीधा सीधा सी बात है, अकोमुलेशन का कोई रोल नहीं होता, तो ये उस पर एप्लीकेबल होता ही नहीं। पैरा 11 से 16 यही करता है। उसके बाद 46 से 139 कहता है, जो आपके पास डिस्काउंटिंग which deals with the discounting of amount then fall due more than 12 months after the balance sheet date and recognition laid down in the 50 to 160 required 117 to 123 defined benefit plans। अब मेरे को सीधा सीधा डिफाइंड बेनिफिट प्लान समझ लो, वही समझ में आ जाएगा। अगर आपके एम्प्लॉइज 50 से मोर देन है तो प्रोजेक्टेड यूनिट कॉस्ट मेथड भी लगेगा, डिस्काउंटेड भी लगेगा, और डिस्क्लोज करोगे एक्चुअल। तीनों पॉइंट्स अंडरलाइन कर, दोबारा बोल रहा हूँ, 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी लगेगा, आपने लगा रखा है तो उसका भी आपको डिस्काउंटिंग करके दिखानी पड़ेगी, प्रोजेक्टेड यूनिट कॉस्ट भी लगाना पड़ेगा, और डिस्क्लोज भी करना होगा एक्चुअल।
बट अगर मंजोत मेरे एम्प्लॉइज 50 से ऊपर है और मैंने डिफाइंड बेनिफिट प्लान ले लिया तो मेरे को ये लगाना है डिस्काउंटिंग। अगर नहीं लिया, मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान ले लिया, तो फिर मुझे लगाना है। तो मेरी अकाउंटिंग क्या होगी? स्ट्रेट होगी। ये बात तो याद रहेगी। अब दूसरी सिचुएशन, अगर मेरे एम्प्लॉइज 50 से लेस देन, कितने से लेस देन है? 50 से। तो उस केस में मैं अपनी रेशनल, अदर रेशनल मेथड से भी, अजम्पशन बेसिस पे भी एम्प्लॉइज की अकाउंटिंग बना सकता हूँ। 50 से एम्प्लॉइज क्या है मेरे? कम है, तो मेरे को एक्चुअली लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास चाहे डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी हो तो भी मैं एग्जाम्पशन बेसिस पे भी बना सकता हूँ। बट अब कंडीशन यहाँ आके फंसी। ये तो दोनों ने कैटेगरीज कर दिया, 50 से ऊपर है तो क्या लगेगा डिफाइंड बेनिफिट प्लान में? एक्चुअल भी लगेगा, और क्या लगेगा? क्या लगेगा साथ में? डिस्काउंटिंग रेट भी। मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मुकुल एक सीए, मेरी कंपनी का ऑडिट किया। मेरी कंपनी में 60 एम्प्लॉइज थे। मैंने कहा 60 एम्प्लॉइज है और इन 60 एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट पर पैसा देना है। मुकुल कहता है सर आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, तो आप मुझे ऐसा कीजिए, एक्चुअल का सर्टिफिकेट ला के, एक्चुअल जो सर्टिफिकेट अजम्पशन देगा और मेरे को पूरी प्लान आउट शीट बना के दीजिए, तब मैं आपको क्या मानूंगा इसका? मैं इसकी ऑडिट करूंगा, नहीं तो मैं इसको ऑडिट नहीं। नहीं तो AS 15 एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने इसकी बात मांगी, मानी, और इसको डिफाइंड बेनिफिट भी लगाया, डिस्काउंटिंग भी लगाया, और एक्चुअल का क्या लगाया? सर्टिफिकेट भी लगाया, सारी चीज कर। अब मेरे एम्प्लॉइज है 40, पर मैंने डिफाइंड बेनिफिट ले रखा है। तो मुकुल मुझे क्या कहेगा कि सर कोई बात नहीं, मैं एग्जामिनेशन बेसिस पे अपने आप सीए है वो भी कैलकुलेट करेगा और वो डाल रेशनल बेसिस। किस बेसिस पे? रेशनल बेसिस। दोनों बातें क्लियर होगी। 50 से ज्यादा है तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एक्चुअल अजम्पशन लगेगी, प्लस में साथ में प्रोजेक्टेड यूनिट कॉस्ट लगेगा, मतलब डिस्काउंटिंग वाला पूरा का पूरा लगेगा, और उसको डिटरमाइन करना होगा और मार्केट में बैलेंस शीट में उस हिसाब से लिखना होगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी बनानी होगी, एसेट प्लान एसेट। यहाँ तक समझ में आया? अब आ जाओ सेकंड अदर पॉइंट्स। इंटरप्राइजेस कवर्ड इन एनी ऑफ द वन ऑफ द ए कैटेगरी। मैं किसी भी एक ही कैटेगरी में लाई करता हूँ, या तो मैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स दे रहा हूँ, या कोई भी कैटेगरी में ऐसा आ रहा हूँ जो डिफाइंड बेनिफिट्स में आता है, कुछ भी है। सब्सिक्वेंटली exemption specified B is not available until the covered category in A for 2 साल तक। मतलब जिस साल भी एक बार आ गया, मैं अगले 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक मैं AS 15 एप्लीकेबल करके ही चलूंगा, मेरे लिए कंपल्सरी हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल डाटा साहब, मेरे पास इस बार 50 से ऊपर एम्प्लॉइज थे, मैंने इस बार डिफाइंड बेनिफिट ले लिया, एक्चुअल लगा दी, ये नहीं कि अगले साल 50 से कम हो गए तो मैं इस प्लान से बाहर हो गया, अगले 2 साल तक मैं बाहर नहीं हो सकता। कितने साल तक बाहर नहीं हो सकता मैं? 2 साल। मिनिमम कंडीशन कितनी लगा दी गई? 2 साल। ये अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन कम चांस है आने के, बट फिर भी पता कितने साल तक? 2 साल। चले मुकुल, नेक्स्ट। इंटरप्राइजेस फॉर द क्वालिफाइड एग्जाम्पशन इन कैटेगरी बी। आप किस में आ रहे हो? डी में। एम्प्लॉय लेस देन 50% बट अर्लियर सो नॉट सो क्वालिफाइड, अर्ली बट वाज अर्लियर बट नॉट सो क्वालिफाइड। अर्लियर क्वालिफाइड हुए थे बट अभी क्वालिफाइड नहीं। तो मैंने क्या कहा था? 2 साल लगेंगे, लगेंगे 2 साल तक चलोगे, 2 साल के बाद वो अभी जंक्शन दोबारा ले सकते हो, 2 साल तक तो ले नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए लेता हूँ, 2023-24 में मैं एग्जाम्पशन नहीं ले रहा, मतलब कैटेगरी ए में आ रहा। अब 24-25 में बाउंड हो गया, और 25-26। अब मैं जब भी 24-25 या 25-26 में जब भी अकाउंटिंग करने लगूंगा, मुझे AS 15 एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा, मैं से बाहर नहीं। कैटेगरी बी में भी आता हूँ, मेरे एम्प्लॉइज लेस देन 50 भी क्यों ना हो। दोनों कैटेगरी समझ में आ गई अच्छी तरह से। तीसरी, इंटरप्राइजेस प्रीवियसली क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम्पशन ऑफ बी नो लॉन्गर फाइल द क्वालिफाइड एग्जाम्पशन देयर इन अपिक। इंटरप्राइजेस क्या प्रीवियसली क्वालिफाइड कर रहा है एग्जाम्पशन बी में पहले, और नो लॉन्गर क्वालिफाई एग्जाम्पशन आगे नहीं कर पा रहा। अब आगे नहीं कर पा रहा तो AS भी कम है एंटायरली। पहले 50 से कम थे, 2 साल से मैं 50 से कम थे, 40-40 थे, तो मेरे को एग्जाम्पशन, मैंने एक सीरियल का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, अब 52 हो गए। अब 52 होते ही मेरे पास AS 15 क्या हो गया? बात ही खत्म, इसमें तो कोई कहानी। ये नहीं कि पिछले 2 साल से एग्जाम्पशन ले रहा हूँ तो इस साल भी आगे एग्जाम्पशन मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस साल 50 से ऊपर एम्प्लॉइज है तो लगेगी ही आगे। बट एम्प्लॉइज अवेलिंग कैटेगरी बी एग्जाम्पशन एंड एम्प्लॉय कितने से कम है? 50 से नीचे, तो अब क्यों लगेगी? फिर तो पहले भी 40-40 थे, अब भी 40 ही या 45 है, तो अब नेचुरल सी बात है डिस्क्लोज कर दूंगा अवेलिंग एग्जाम्पशन एंड कैलकुलेट करूंगा अक्रूड लायबिलिटी। जैसे भी करूंगा, मैंने एग्जाम्पशन ले ली और मैं अक्रूड लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, मुझे कोई एक्चुअली का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। अब क्लियर? समझ में आया अच्छे ढंग से कंसेप्ट?
ये मैंने कल छुड़वाया था, इसीलिए तो पता नहीं था ना, मुश्किल हो गई। क्लियर हो गया अच्छे ढंग से, याद रहेगा। दोबारा बोलता हूँ, अगर आप 50 से ऊपर मोर देन एम्प्लॉइज हैं, कितने से ऊपर मोर देन एम्प्लॉइज हैं, 50 से ऊपर, तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी लगाना है। अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है तो आपको एक्चुअल एग्जम्पशंस भी लेनी है, आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, सब कुछ लगेगा। बट अगर आपके एम्प्लॉइज 50 से लेस है तो आप कुछ नहीं लगाओगे। बट अगर आप एक बार लग गए तो 2 साल तक सिर्फ रहोगे। ठीक, और आप इस बार नहीं हो पर पिछले साल थे तो भी 2 साल तक, पिछले 2 साल नहीं थे इस बार हो तो भी हो, नेचुरल सी बात आपको लगेगा ही। बात अब क्लियर, पूरा कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आया। क्या होते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये पता ही है, अब मैंने बहुत शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय, लॉन्ग टर्म, ये सारा पढ़ा। मैंने नहीं लगता कोई क्वेश्चन छोड़ा मैंने इसलिए, पूरा पूरा एएस कवर कर दिया तुम्हारे साथ। राधिका जी कुछ छोड़ा है? छूट गया राधिका जी, कहती कुछ नहीं छूटा? लो लिखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये मैंने लिखवाया हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। फिर भी आज दोबारा बता, मेरे को यहाँ तक लग रहा था मैंने शायद मतलब रिवाइज करा दूं एक बार, मैंने लिखवाया हुआ 100%। ना लिखवाने का मतलब ही नहीं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस का लेक्चर लिया था ना, याद है? तो एएस के लेक्चर इतने हो गए तुम भूल भी गए हो आते, तो कोई रिवाइज कराने के बाद। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, मैम ने बताया होगा। अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज होते हैं, एंटिटीज होती है, क्या होती है? कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है। याद रखना, वहां कंपनी लॉ डिफाइन कि लेवल 1 की एम्प्लॉइज हो, लेवल 2 के हो, या लेवल 1 की एंटिटीज हो, लेवल 2 की हो, लेवल 3 की हो। वहां तो सारा कुछ किसके जरिए चलता है? एसएमई और नॉन एसएमई, स्मॉल स्केल, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, और नॉन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। आपने पढ़ा भी होगा, जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है वो स्मॉल में जाता है, नॉन स्मॉल में जाता है, पढ़ा है ना? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें तीन है, नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट में कौन आते हैं बताना? प्रोपराइटर, जैसे हम लोग, फर्म, एओपीबीओआई, ये सब लोग जितने भी अदर्स। कॉर्पोरेट में कौन आ गई? सारी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956 या अंडर 2000, ये कॉर्पोरेट। ठीक, और नॉन कॉर्पोरेट में ये सारी जो बात। अब इसमें तीन हो गए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 1 में भी 5 कंडीशंस। आप कोई भी लिस्टेड, किसी में भी लिस्ट हो सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, किसी में भी, कोई बैंक चलाते हैं, कोई कुछ भी चलाते हैं, कुछ भी लिस्टेड हो सकते हैं आप, चाहे प्रोपराइटर हो, या प्रोसेस इन लिस्टिंग है, आपने लिस्टिंग का प्रोसेस डाल दिया, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, कंडीशन 1 में आ जाएगा लेवल 1 में। या और आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं हो, बाहर लिस्टिंग है, तो भी आप लेवल 1 में इसमें आ जाएंगे। कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड में आ गई, कोई भी पर्सन लिस्टेड में आ गया, तो वो किस में चला जाएगा? लेवल 1। या बैंक्स, कोई भी, मैंने कहा ना एसएमई में बैंक्स भी आते हैं आजकल। कईयों ने बैंकों को कंपनी नहीं बनाया होगा, क्या बना रखा? खाली बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी, कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, वो भी सारे लेवल 1 में। जिसकी टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल्स, अगर इनकम को छोड़ दे, सिर्फ सेल्स है, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, अदर इनकम कंपनी कोई है वो छोड़ देना। 50 करोड़ से ऊपर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू नहीं लगा रहा। 50 करोड़ और 50 करोड़ तक आरपी किसमें? लेवल 2 में। 50 करोड़ से ऊपर एक्सीड 50, और बोरोइंग 10 करोड़ से ऊपर है। राधिका ने 10 करोड़ का लोन करा लिया, राधिका तेरे पे एएस 15 क्या हो जाएगा? सारे एएस एप्लीकेबल हो जाते हैं लेवल पे ऑलमोस्ट। ठीक है, इसीलिए तो
सोचो मुकुल, आज की डेट में एक सेलर वाला भी, छोटे मोटे सेलर वाला जिसका 10 करोड़ का लॉन है, वो भी किस में रजिस्टर्ड है? प्राइवेट लिमिटेड में। और सीए को क्या देता हो ऑडिट के? 1-2 लाख रुपए, क्योंकि सारे एएस एप्लीकेबल। और सारी एएस की क्या जाएंगी? बैलेंस शीट के साथ में। एम्प्लॉय बेनिफिट तो पूरा सीए के पास पूरा काम आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट का, एएस ठीक है भाई, बाकी काम नहीं है। ठीक है। और इमीडिएटली, ये भी नहीं कि आज 10 करोड़ का लोन लिया तभी, इमीडिएटली प्रोसीडिंग अकाउंटिंग है, एक बार ले लिया तब भी, ये नहीं कि एक बार लेके वापस कर दिया। ठीक है राधिका जी, राधिका ने बैंक से लिमिट ले रखी है, लिमिट तो 10 करोड़ की, पर एक बार पेमेंट 10 करोड़ से ऊपर चलेगी। राधिका जिंदगी भर क्या रहेगी अब? लेवल 1 की एम्प्लॉय, लेवल 1 की employee। या फिर होल्डिंग है सब्सिडरी आपकी कोई, आप तो नहीं हो लेवल 1 के, बट आपकी कोई होल्डिंग, आपकी कोई बड़ी कंपनी लेवल 1 में आती है, या आपकी कोई सब्सिडरी छोटी कंपनी, ऑफ वन ऑफ दी अबव, किसी भी कंडीशन में आती है चारों में, ऊपर वाली चारों में, तो भी आप क्या हो? लेवल 1। चले, अब लेवल 2 में कौन कौन आते हैं? जिसकी टर्नओवर है 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम, बट 1 करोड़ से ज्यादा है, सेक्शन 144 ए बी के अकॉर्डिंग। सेक्शन 144 ए बी इनकम टैक्स में पड़ा होगा, ऑडिट का सेक्शन है ना। इतने से ऊपर लिमिट है पीजीबीपी में, तो आपको क्या कराना मैंडेटरी है? ऑडिट। क्या पढ़ते हो तुम इनकम टैक्स? याद रहता तुम्हें? याद है? 1 करोड़ की लिमिट है ना। पीजीबीपी नहीं पढ़ा तुमने अभी तक? कितने ने पढ़ लिया पीजीबीपी? पीजीबीपी में सेक्शन 44 ए भी नहीं है? ये पता है सेक्शन 36 किसका है? अलाउड इनकम, डिसअलाउड इनकम, प्रोमेटिव एग्जाम्पशन 44 ए बी, पता है? क्या कर रहे हो तुम? कहाँ बैठे रहते हो सब? लेस देन 10 करोड़, और 1 करोड़ से क्या? वही सेम 1 करोड़ से बोराइंग, बोराइंग 10 करोड़ से, वो लेवल 2 में आता है। 1 करोड़ से ऊपर भी होगी। अब राधिका ने 1.5 करोड़ का लोन ले रखा है, तो राधिका किस में आएगी? अब तो लेवल 2 पे आएंगे entities। या तेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ की, तब भी किस पे आएगी? लेवल 2। सब पे लग जाता है यस। कई यस तो ऐसे हैं जो आजकल बहुत एप्लीकेबल हो गए। मुकुल जी आजकल सीए पे ज्यादा क्या हो गया, अब टैक्स ऑडिट नहीं रह गया, सिर्फ मैंडेटरी हो गया सीए पे जाना, क्योंकि इतने यस एप्लीकेबल कर दिए गए हैं कि वो सारे यस क्या करने हैं अब आपको? फुलफिल। ठीक। और अच्छी चीज भी है। हमारा तो क्या बढ़ रहा है? या फिर होल्डिंग है सब्सिडरी हो वन ऑफ वन, इन दोनों की आप होल्डिंग। और अदर्स सारी किसमें जाती है? जो 1 करोड़ से नीचे है वो सारे किसमें जाएंगे? जिसका लोन भी नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, वो सारे किसमें जाएंगे? लेवल 3 को ज्यादा एग्जाम्पशन, लेवल 2 को कम। और सबसे ज्यादा किस पे लगी हुई है? सारे सेक्शन किस पे लग गए? और कॉर्पोरेट में तो लगते ही लगते, प्राइवेट में वो कॉर्पोरेट लॉ बताते हैं। ठीक है जी, चले मैं देखता हूँ, और कुछ तो नहीं रह गया। 10 क्वेश्चन हो गया, मेरे को याद आ गया। और ज्यादातर लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 को एसएमई भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? स्मॉल एंड मीडियम टाइप, मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस। बस बच्चों, यही आज के लिए। ईशा देख कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया?
बाकी तुमने 70 तक सारे करने हैं, कुछ छोड़ तो नहीं दिया मुश्किल था, तो एक पैसा नहीं है। चलो कर लेना, फिर भी कोई होगा तो कोई बात नहीं।